गुड इवनिंग टू ऑल, गुड इवनिंग। देखिए जल्दी से जल्दी जो है जुड़ जाइए लाइव सेशन में, फिर क्लास को शुरू करते हैं। जैसे कि आपने इन्फॉर्मेशन पहले ही देख ली होगी कि जो आज का हमारा ये लाइव सेशन होगा, ये आपका जो है क्लास नंबर 21 से लेकर के 25 नंबर क्लास तक रहने वाला है। ठीक है, 21 से 25 नंबर क्लास तक जो है हम आज कवर करेंगे। और 21 से 25 नंबर क्लास जिसने भी यहाँ पर कंप्लीटली देख चुके हैं, जो भी अगर उनका कोई डाउट है उससे रिलेटेड, तो वो जो है कमेंट करके यहाँ पर पूछ सकता है। चलिए भाई, गुड इवनिंग टू ऑल। थोड़ा वेट कर लेते हैं, सभी को आने देते हैं, फिर क्लास को शुरू करते हैं। देखिए कुछ लोग जो है नए भी जुड़े होंगे, जिन्होंने अभी तक जो है इस क्लास तक जो है नहीं पहुंचे होंगे, तो उन्होंने भी जो है यहाँ पर क्लास में बने रहना है। वो भी ध्यान से देखते रहेंगे, क्योंकि जो क्वेश्चंस हैं वो आपको याद रह जाएंगे इस तरह से। क्योंकि आज के जो लाइव डाउट सेशन है, जैसे हम हर लाइव डाउट सेशन में करते आए हैं कि जितने भी हमारे पास जो है क्लासेस रहती हैं, उनसे रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पर आपके लिए तैयार करके लाते हैं। ठीक है, तो उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लगभग 40 प्लस आपके यहाँ पर क्वेश्चन रहने वाले हैं। 40 से 42 क्वेश्चन हम यहाँ पर कंप्लीटली डिस्कस करेंगे, जो आपके 21 से 25 नंबर क्लास से बनते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए जो रहने वाले हैं, वो हम आज की क्लास में बात करने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखिए बाकी लोग भी जुड़ जाइए, फिर क्लास को कंटिन्यू करते हैं और आगे बढ़ते हैं क्लास में। देखिए जितने लोग जुड़ चुके हैं, अगर आप में से किसी का भी कोई डाउट है इन क्लासेस से रिलेटेड, कोई चीज आपको समझ नहीं आई है, कोई टॉपिक समझ नहीं आया, कोई कंसेप्ट समझ नहीं आया है, तो आप जो है कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए भी जल्दी से सारे के सारे जितने भी जुड़े हुए हैं, सारे कमेंट करके बता दीजिए। अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट करके आप लिख सकते हैं, आपका डाउट जो है क्लियर कर दिया जाएगा। अगर नहीं है तो यस सर नो सर करके आप जो है बता दीजिए। फिर क्लास में आगे बढ़ते हैं, एमसीक्यू पर चलते हैं और फिर जाकर के कंप्लीट एमसीक्यू को जो है डिस्कस करते हैं। सर आज मेरा फर्स्ट क्लास है सिद्धार्थ जी। चलिए भाई कोई बात नहीं, तो आप जो है सेशन में बने रहिए और साथ साथ कंटिन्यू जो भी आपको क्लासेस मिल रही हैं, उन क्लासेस जो है कंटिन्यू करते रहिए। ठीक है, और जो क्लास के साथ आपको क्विज मिल रही है, क्विज को जरूर अटेम्प्ट कीजिए। वो काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा, और जिससे आप खुद को एनालाइज कर पाएंगे कि आपकी जो ये क्लास है आपने अच्छे से प्रिपेयर कर ली है कि नहीं कर ली है। ठीक है, उसके बाद डाउट सेशन में आइए, और डाउट सेशन में जो कंप्लीट हम यहाँ कुछ और क्वेश्चन जो आपकी क्लास से कुछ अलग क्वेश्चन बनते हैं, उनके बारे में भी बात करते हैं। ठीक है सर, मेरा भी आज फर्स्ट क्लास है, डॉक्टर सूरज विश्वास जी। चलिए भाई कोई बात नहीं। सर जो यूनिट कंप्लीट होगी है, उनकी ई बुक प्रोवाइड करा दीजिए। जी हाँ बिल्कुल, जो है आपको जल्दी से जल्दी जितनी भी ई यूनिट्स जो कंप्लीट हो रही हैं, ठीक है, उनकी जो ई बुक है आपको प्रोवाइड करा दीजिएगा। जैसे हमारी यही यूनिट चल रही है इंडियन फार्मिंग सिस्टम में, आपकी 2 से 3 क्लासेस और बनेगी यहाँ पर। लगभग हमने जो है यहाँ पर स्कीम्स तक कवर कर लिया है। ठीक है, तो उसके बाद हमने सेंट्रल जो लेवल की जो भी स्कीम्स रहती हैं, वो हमने यहाँ पर देख लिया। सेंट्रल सेक्टर, सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम तक हम पहुंच चुके हैं। इसके बाद जो स्टेट रिलेटेड स्कीम्स रहती हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, और फिर जो है आपकी ये यूनिट कंप्लीट होने वाली है। ठीक है, चलिए देखिए जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि मैक्सिमम जो लोग हैं यहाँ पर, मैक्सिमम लोगों की आज पहली क्लास है ये। तो चलिए देखिए इस लाइव सेशन में भी आप बनते रहिएगा। ठीक है, लास्ट तक बने रहिएगा। जितने भी क्वेश्चन रहेंगे यहाँ पर आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। जो भी क्वेश्चन है कंप्लीटली हम उनको एक्सप्लेन करके ही आपको बताएंगे, तो आपको जो है ये याद रह जाएंगे, और आपको पता चल जाएगा कि लाइव डाउट सेशन जो हमारे किस तरह से यहाँ पर कंडक्ट किए जाते हैं। ओके, और अगर आपने जितनी क्लासेस अभी तक आपने देख ली है, 1 2 3 4 जो भी क्लासेस आपने देखी हैं, ठीक है, तो आप उनसे रिलेटेड भी कोई डाउट किसी का है तो वो कमेंट करके पूछ सकता है। ऐसा नहीं कि आज जो है 21 से 25 है तो हम पिछले डाउट नहीं पूछ सकते। तो कोई भी अगर आपका डाउट है तो आप जो है कंप्लीटली यहाँ पर पूछ सकते हैं, आस्क कर सकते हैं। गुड इवनिंग जितेंद्र कुमार यादव जी, सभी को बहुत बहुत गुड इवनिंग। चलिए भाई, लगता है किसी का कोई अभी डाउट नहीं है, और मैक्सिमम लोग जो है यहाँ पर पहली बार आज अटेंड कर रहे हैं क्लास को। तो चलिए आगे बढ़ लेते हैं क्लास में, एमसीक्यू पर आते हैं। सर पिगरी और डकरी की पीडीएफ अपलोड टेबुलर फॉर्म करवा दीजिए जिसमें डिजीज और ब्रीड मेंशन हो। राहुल शर्मा जी, ठीक है भाई, ठीक है, ये भी करवा दी जाएगी। ओके, मैक्सिमम जो पीडीएफ आपने कहा था, मैक्सिमम लोगों का हमारे पास मैसेजेस आते रहते हैं। ठीक है, बोलते रहते हैं कि उनको जो है कोई भी पिगरी रिलेटेड डेटा हो, चाहे कोई भी हमारे पास जो लाइफ स्टॉक का डेटा था वो हमें टेबुलर फॉर्म में चाहिए, तो उनको जो है प्रोवाइड करा दी गई है। और मैक्सिमम आपने देखा होगा कि क्लास के साथ कुछ अलग सी पीडीएफ भी अटैच करवाई जाती है आपकी क्लास के साथ। ठीक है, तो वो आपने जो है कंप्लीटली देखते रहना है, क्योंकि वो भी पीडीएफ में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन रहती है, तो वो भी आपने सही तरीके से देख लेनी है, जो भी पीडीएफ एक्स्ट्रा से क्लास में अटैच करवाई जाती है। और हाँ, एक काफी इंपॉर्टेंट बात और है कि आपकी जो फर्स्ट और सेकंड क्लास थी, जो स्टैटिस्टिक्स और डेटा रिलेटेड जो क्लास थी आपकी, ठीक है, तो वो फिर से यहाँ पर अपलोड करा दी गई है। ओके,
और उसमें जो है लेटेस्ट स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग 2024-25 का जो सेकंड तक जो एडवांस एस्टिमेट आया है उसके अकॉर्डिंग, और फाइनल एस्टिमेट जो 2024 के साल के अंत का जो एस्टिमेट रहा है फाइनल एस्टिमेट, उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर आपके पास लेटेस्ट डेटा प्रोवाइड करा दिया गया है। और साथ ही देखिए आपको उन क्लासेस के बाद एक पीडीएफ भी मिली होगी, जिस पीडीएफ में कंप्लीट डिटेल में डेटा मिलेगा। उनमें तो हमने क्लासेस में हमने जो है मेजर जो है एरिया कवर किए हैं स्टैटिस्टिक्स के, उसके बाद जो है हमने जो उसमें एक पीडीएफ अटैच की है उसमें आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी हर एक क्रॉप की, चाहे वो हॉर्टिकल्चरल हो चाहे वो एग्रीकल्चरल क्रॉप हो, कंप्लीट डेटा और कंप्लीट प्रोडक्शन कितनी रही है, एरिया कितना है, किस स्टेट में कितना एरिया, वो ओवरऑल इन्फॉर्मेशन जो है आपको प्रोवाइड करा दी गई है पीडीएफ के माध्यम से। ठीक है, चलिए भाई। ठीक है, और अगर किसी का कोई डाउट है, कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है भाई। आपकी जो भी पीडीएफ है, आपकी जो भी ये डिमांड है कि टेबुलर फॉर्म में आपको डिजीज और ब्रीड चाहिए तो वो करवा दी जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते देखिए क्लास में, तो हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं कौन सी क्लासेस, हमारी 21 से 25 नंबर क्लासेस जो हम कवर करने वाले हैं आज की क्लास में। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू बनते हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो ये जो एमसीक्यू है देखिए आपको देखने में थोड़े मॉडिफाइड लगेंगे, थोड़े जो है जैसे आपको क्लास क्विज मिली थी तो वो क्लास से ज्यादा मिलती जुलती क्विज थी, ताकि आपको खुद का पता चल जाए कि आपने क्लास सही से की है नहीं की है। यहाँ पर आपको थोड़ा टफ लेवल के और एडवांस लेवल के क्वेश्चन बना करके हम लाते हैं, ताकि जो है जो भी आपका स्टेट पीसीएस है उसके अकॉर्डिंग जो हम क्या कर सकें, आपको तैयारी करवा सकें। ठीक है, चलिए देखिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया हमसे यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की बेनिफिट ऑफ इंटीग्रेटिंग डक्स इनटू फिश फार्मिंग दैट डायरेक्टली एनहांसेस प्लैंकटन प्रोडक्शन। देखिए प्लैंकटन क्या रहता है, फाइटोप्लैंकटन जिसे हम कहते हैं, ये एक तरह के क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, या इन्हें हम क्या कह सकते हैं, माइक्रोस्कोपिक ग्रासेस भी जो है कह सकते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमारे पास रहते हैं, एक तो प्लैंकटन हो गया, फाइटोप्लैंकटन रहता है, एक होता है जू प्लैंकटन। ठीक है, कौन कौन से प्लैंकटन पाए जाते हैं, एक होता है फाइटोप्लैंकटन, कौन सा रहता है, फाइटोप्लैंकटन। फाइटोप्लैंक्टन, फाइटो का मतलब क्या रहता है, प्लांट। ठीक है, फाइटो का मतलब क्या होता है, प्लांट होता है। तो यानी कि ऐसे उसमें कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म या ग्रास लाइक उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बंचेस जो है वहां पर पाए जाते हैं वाटर बॉडीज में, जो किसकी तरह एक्ट करते हैं, प्लांट की तरह एक्ट करते हैं। प्लांट की तरह एक्ट करने का क्या मतलब है कि जैसे प्लांट अपने आप जो है अपना भोजन बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस उनमें होती है, तो उसी तरह की कुछ फिनोमिनन इनमें देखा जाता है, फोटोसिंथेसिस इनमें देखी जाती है, और प्लांट के कैरेक्टर को ये क्या करते हैं, एक तरह से इनमें प्लांट के कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। ठीक है, प्लांट्स की तरह प्रॉपर्टीज इनमें देखी जाती है, किसमें, फाइटोप्लैंक्टन्स में, इसलिए फाइटोप्लैंक्टन कहते हैं। एक तो ये हो गया हमारे पास। ठीक है, और दूसरा क्या रहता है हमारे पास यहाँ पर, जू प्लैंक्टन्स। कौन से रहते हैं, जू प्लैंक्टन, यानी कि इनमें जो है एनिमल लाइक क्या पाई जाती है, इनमें जो है एनिमल लाइक प्रॉपर्टीज जो है पाई जाती हैं जू प्लैंक्टन में। ओके, यानी कि जो है फाइटोप्लैंक्टन जो न्यूट्रिशन यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं वो एक जू प्लैंक्टन क्या करते हैं, अपने लिए एज अ नॉरिशमेंट जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, उसको जो है वो इस्तेमाल में लाते हैं, यानी कि ये जो है जो जू प्लैंक्टन होते हैं ये एक तरह से इस पर भी क्या करते हैं, फीड करते हैं फाइटोप्लैंक्टन पर, और फिर ओवरऑल इनको कौन फीड करेगा, इनको जो है जो भी मछलियां रहती हैं वो जू प्लैंक्टन और फाइटोप्लैंक्टन दोनों पे क्या करती हैं, फीड करती हैं, अपना नॉरिशमेंट जो है वो एक तरह से लेती है वहां पर। ठीक है, तो इसमें देखिए अगर हम बात करें तो प्लैंकटन की प्रोडक्शन में ऐसा कौन सा फैक्टर यहाँ पर क्या करता है, एनहांसमेंट करता है, जो ऐसा कौन सा लाभ इसमें से है जो प्लैंकटन की प्रोडक्शन को क्या करता है, बढ़ाता है। तो इसमें से आपने एक पॉइंट चूज करना है जो फाइटोप्लैंकटन की प्रोडक्शन को क्या करता है, यहाँ पर इंक्रीज करता है, जू प्लैंकटन की प्रोडक्शन को वहां पर इंक्रीज करता है। और किसका वो फायदा है, वो है कि जब हम इंटीग्रेटेड डक कम फिश फार्मिंग करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, डकरी कम फिशरी जब हम करते हैं, तो वहां पर ऐसा कौन सा लाभ है जो प्लैंकटन की ग्रोथ को बढ़ाता है। तो देखिए ऑप्शन में हमारे पास कहा गया इंक्रीज डिजोल्व ऑक्सीजन थ्रू बायो एरेशन, कि जो डिजोल्व ऑक्सीजन का अमाउंट है, ठीक है, वो क्या हो जाता है, यहाँ पर इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा देखिए हम यहाँ पर बात करें, क्या रहता है आपके पास, डायरेक्ट कंजप्शन ऑफ मॉस्किटो लार्वे बाय डक्स, की जो डक्स रहते हैं वो डायरेक्ट कंजप्शन करते हैं मॉस्किटो लार्वे का, तब जो है प्लैंकटन की ग्रोथ में यहाँ पर इंक्रीमेंट होता है। डिफ्यूजन ऑफ सॉइल न्यूट्रिएंट ड्यू टू डक डिगिंग एक्शन,
ठीक है। थर्ड क्या दिया गया आपके पास कि बतखों की खुदाई क्रिया के कारण जो है मृदा पोषक तत्वों का जो है जल में प्रसार ज्यादा होता है यहाँ पर। इसके अलावा होमोजीनियस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डक ड्रॉपिंग्स, ठीक है, डक की जो भी ड्रॉपिंग्स रहती हैं, ठीक है, वो जैसे जैसे जो है एक तरह से होमोजीनियसली पूरे पूरे प्लांट पूरे पूरे जो तालाब रहता है उस पर फैलती जाती है, ठीक है, वो कारण रहता है कि उसके कारण क्या होती है, प्लैंकटन की जो प्रोडक्शन है वो यहाँ पर इंक्रीज होती है। तो बताइए भाई राइट आंसर क्या रहने वाला है? भगेश्वरी जी, इनका बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है, जिसने भी ऑप्शन सी आंसर किया है बिल्कुल राइट आंसर आपका है, ठीक है, कौन सा है? ऑप्शन सी हमारे पास यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला है। तो देखिए जितने भी लोग जुड़े हैं, मैं फिर से एक बार कह रहा हूँ, आप क्लास में लास्ट तक जो है बने रहिएगा, इंपॉर्टेंट जो है आपके लिए क्लास होने वाली है, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारे पास क्या रहेगा यहाँ पर राइट आंसर रहेगा, ठीक है, डिफ्यूजन ऑफ सॉइल न्यूट्रिएंट ड्यू टू डक डिगिंग एक्शन, ये जो है हमारे पास यहाँ पर क्या रहने वाला है, राइट आंसर जो है यहाँ पर रहने वाला है। इसके बाद चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पर। कौन सा पूछा गया? इन कमर्शियल डक कम फिश फार्मिंग विच फैक्टर सिग्निफिकेंटली रिड्यूसेस द प्रोटीन रिक्वायरमेंट इन डक फीड। देखिए नॉर्मली क्या रहता है हमारे पास यहाँ पर कि जो डक के लिए हम जो भी भोजन दे रहे हैं या मछलियों के लिए जो भी हम भोजन दे रहे हैं उसमें जो है प्रचुर मात्रा में हर एक कंपोनेंट जो भी फीड में अवेलेबल होना चाहिए, प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गया, वो सारा का सारा जो उसमें क्या होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है, प्रेजेंट होना चाहिए। इसके अलावा देखिए अगर हम बात करें तो जो भी डक फीड में जितना भी यहाँ पर क्या हो न्यूट्रिएंट जो है प्रेजेंट हो, तो उससे क्या होगा, जो ग्रोथ रहेगी उनकी डक्स की या फिश फीड में जो भी वहां पर न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है उससे क्या होगा कि जो फिशरीज हैं उनकी जो है ओवरऑल ग्रोथ यहाँ पर सही से हो पाएगी। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो हमारे पास डक कम फिश फार्मिंग हम यहाँ पर करते हैं तो उसमें से कौन सा ऐसा फैक्टर रहता है इस इंटीग्रेटेड फार्मिंग में, ऐसी क्या चीज होती है जिसके कारण जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट होती है डक फीड में वो कम हो जाती है। कौन सा ऐसा फैक्टर है कि प्रोटीन रिक्वायरमेंट डक फीड में यहाँ पर क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है जब भी हम क्या करते हैं डक कम फिश फार्मिंग यहाँ पर करते हैं। तो देखिए ऑप्शन दिए गए आपके पास, डक फीडिंग ऑन फाइटोप्लैंक्टन की जो डक्स हैं वो फाइटोप्लैंक्टन पर फीड कर लेते हैं जिसके कारण प्रोटीन का जो हमें देने की जरूरत है वो कम पड़ जाती है उनको फीड के माध्यम से। या दूसरा अवेलेबिलिटी ऑफ स्पिल्ड फिश फीड इन दी पॉन्ड, यानी कि जो हमने जो है मछलियों के लिए जो दाना डाला था उसको जो है क्या कर लेते हैं, जो ये डक्स हैं वो खा लेते हैं, उसके कारण उनको क्या मिल जाता है, वहां पर फीड मिल जाता है और प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है और हमें एक्स्ट्रा से प्रोटीन देने की उनको खिलाने की जरूरत नहीं रहती। या इसके अलावा कंजप्शन ऑफ मॉस्किटो लार्वे एंड स्नेल की जो डक्स रहते हैं वो मॉस्किटो के लार्वे और स्नेल्स को कंज्यूम कर लेते हैं जिसके कारण उनकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है और हमें जो है एक्स्ट्रा प्रोटीन देने की उनको जरूरत फिर नहीं रहती। या इसके अलावा डक्स एबिलिटी टू ग्रेज ऑन पॉन्ड एम्बैंकमेंट, कि जो डक्स रहते हैं वो क्या करते हैं पॉन्ड के किनारे में, ठीक है, तालाब के किनारों से ही क्या कर लेते हैं वहां पर जो है ग्रेजिंग कर लेते हैं और उसके कारण जो उनकी कंप्लीट क्या हो जाती है वहां पर फीडिंग जो है पूरी की पूरी उनकी हो जाती है। तो देखिए इसमें अगर हम राइट आंसर की बात करें तो नॉर्मल हमारा अगर राइट आंसर की बात करें तो क्या रहेगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन बी जो है यहाँ पर हमारे पास क्या रह जाएगा, राइट आंसर जो है यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। नॉर्मली अगर हम बात करें कि जो भी फिशेस के लिए जो क्या करते हैं हम यहाँ पर प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है, फिशेस के लिए जो भी हम क्या करते हैं फूड यहाँ पर प्रोवाइड कराते हैं, जो हम दाना फिशेस के लिए दे रहे हैं उसको जो सतह पर तैर रहा है और फिशेस उस तक जो है कंप्लीटली नहीं पहुंच पा रही है तो सतह से जो उसको कौन जो बतख रहते हैं वो सतह से उसको क्या कर लेते हैं, ऊपरी सतह से जो है उसको फीड कर लेते हैं और वो जो फीड रहता है वो न्यूट्रिएंट रिच रहता है, प्रोटीन रिच रहता है, तो इसलिए हमें एक्स्ट्रा से उनको खिलाने की जरूरत वहां पर नहीं रहती और सप्लीमेंट के तौर पर हमें डक्स को फिर से उनके ही हट में अलग से प्रोटीन देने की जरूरत वहां पर नहीं रहती, ठीक है, तो वहां से प्रोटीन रिक्वायरमेंट क्या हो जाती है, थोड़ी कम हो जाती है उनकी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्हाई इज नेट फेंसिंग इंस्टॉल्ड बोथ अबव एंड बिलो द वाटर सरफेस इन द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ डक फार्मिंग इन फिश पॉन्ड। देखिए जब भी हम इंटीग्रेटेड तरीके से यहाँ पर डक कम फिशरी करते हैं, देखिए इंटीग्रेटेड तरीके से हम कर रहे हैं तो उसमें क्या है, डक्स भी उसमें है, फिशरीज भी उसमें है, यानी कि ये जो है हमारे पास मान लीजिए क्या है, ये पॉन्ड है, ठीक है, ये एक पॉन्ड है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, जैसे हमने क्लासेस में भी ये पढ़ा था कि प्रॉपर मूवमेंट्स के लिए वहां पर क्या रखा जाता है, एक तरह से क्या हो कि प्रॉपरली मूव कर पाए, मछलियां भी मूव कर पाए और जो वहां पर बतख हमने पाले हुए हैं वो भी क्या कर पाए, सही से जो है वहां पर मूव कर पाए, ठीक है, यानी कि चल फिर पाए, उनके लिए कंजस्टेड एरिया ना हो, इसलिए उनको जो हम ओपनली रख लेते हैं पॉन्ड में। बट उसमें आपने एक चीज देखी होगी, क्या लगाते हैं हम उसमें, जो हम एक नेट लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, नेट लगा देते हैं इस तरह से, मान लीजिए क्या लगा दिया, बीच में नेट लगा लिया यहाँ पर। अब ये नेट लगाने का रीजन ऐसा क्यों हम नेट लगाते हैं कि आधा उसको हम पानी के अंदर तक रख लेते हैं और कुछ जो है हम बाहर तक भी रखते हैं, उसमें मेजर रीजन क्या रहता है, ये पानी का पॉन्ड रहता है और जो नेटिंग हम वहां पर करते हैं, फेंसिंग वहां पर करते हैं, वो किस लिए करते हैं, किस पर्पज से जो है करते हैं।
1 अप्रैल से क्लास ज्वाइन किया है, इस कारण से पीछे चल रहा है, आगे चल रहे हैं, इसी कारण मुझे समझने में दिक्कत आ रही है। चलिए भाई कोई बात नहीं, ठीक है। अगर आपका प्रीवियस क्लासेस आप करते रहिए, ठीक है, और आप अगर उनसे रिलेटेड आपका कोई डाउट आता है तो आप क्लास में पूछ सकते हैं, किसी भी लाइव डाउट सेशन में आप पूछ सकते हैं, चाहे वो हमारा किसी भी क्लास का हो, ठीक है। तो आप जो है पूछ सकते हैं। अभी आप कंटिन्यू उन क्लासेस को करते रहिए। अगर उनमें से कुछ समझ नहीं आ रहा है आपको तो आप जो है अपने जो भी डाउट्स रहते हैं उनको नोट करते रहिएगा, नहीं तो आप लाइव डाउट सेशन आते आते जो है आप भूल जाएंगे। तो जो जो क्लास आप कर रहे हैं, कोई डाउट आ रहा है उसको नोट कर लीजिए, और जैसे ही लाइव डाउट सेशन आता है उस समय पर आप पूछ लीजिए, ठीक है। पूछने में आपने कोई भी हेजिटेशन नहीं करनी है कि मैं कैसा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, वो पूछ रहा हूँ, ठीक है। कोई भी अगर आपका डाउट है, किसी भी तरह का मन में कोई भी संदेह नहीं रखना है, जो भी डाउट है आपने जो है क्लियरली यहाँ पर पूछना है, आपको जो है कंप्लीट उसका सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो हमारे पास राइट आंसर क्या रहेगा, पहले ऑप्शन देख लेते क्या होगा, प्रिवेंट फिश फ्रॉम एस्केपिंग व्हाइल अलोइंग डक्स टू स्विम फ्रीली, कि यहाँ पर जो है फिशेज भाग ना पाए, इसलिए इस तरह के हम क्या लगा लेते हैं, वहां पर नेट लगा लेते हैं, जाली लगा लेते हैं, और जो डक्स है वो अच्छे खासे तरीके से यहाँ पर मूव करते रहे, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है, दिखती बात है यहाँ पर। इसके बाद देखिए यहाँ पर टू रेस्ट्रिक्ट डक्स फ्रॉम रीचिंग डीप वाटर व्हाइल प्रोटेक्टिंग फिंगरलिंग्स, ठीक है, कि ताकि जो डक्स है वो ज्यादा गहराई तक पानी में ना जाए, और एक तरह से वो अंदर जाएंगे पानी में तो जो अंदर छोटी छोटी मछलियां रहेंगी, फिंगरलिंग्स रहेंगे, उनको खा जाएंगे, उनको डैमेज कर देंगे, तो इसलिए हम नेट लगा देते हैं। या इसके अलावा देखिए टू प्रोवाइड एरेशन बाय अलोइंग कंट्रोल्ड वाटर फ्लो बिटवीन सेक्शंस, कि क्या करते हैं कि जो भी ये सेक्शन रहते हैं हमारे पास, इनमें जो है कंट्रोल्ड वाटर फ्लो यहाँ पर चला रहा है, इसलिए बीच में क्या लगा देते हैं, यहाँ पर नेट लगा लिया जाता है, या कई बार जो नेटिंग है ऊपर कर ली जाती है और इसके बीचों बीच या इसके नीचे यहाँ पर जो है क्या कर ली जाती है, नेटिंग, इस तरीके से भी जो है अबव एंड बिलो सरफेसेस में भी नेटिंग कर ली जाती है। इसके बाद टू कीप डक्स विद इन दी डेजिग्नेटेड एरिया व्हाइल अलोइंग फिश मूवमेंट, तो देखिए राइट आंसर कौन सा रहेगा हमारे पास, यहाँ पर थर्ड का डी कह रहे हैं, यहाँ पर कौन से, राहुल शर्मा एंड भागेश्वरी जी बिल्कुल सही बता रहे हैं आप, ठीक है। अनुराग जी का भी राइट आंसर है, अंकित जी का भी राइट आंसर है, मनोज जी का भी बिल्कुल राइट आंसर है, विकास जी का बिल्कुल राइट आंसर है, तनुजा रानी जी सभी का देखिए बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्यों लगाते हैं इस तरह की नेटिंग, ताकि जो है मछलियां तो इजीली वहां पर क्या कर पाए, स्विम कर पाए, जाली के अंदर से आर पार जो है इजिली हो जाए, बट जो डक है वो एस्केप ना हो पाए, क्योंकि किसी लार्ज पॉन्ड एरिया में हमें उनको जो है एक तरह से क्या रखना पड़ता है, एक रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट में रखना पड़ता है, ताकि वो प्रीडेटर भी वहां पर अटैक ना कर दे, कहीं दूर वो चले गए, ठीक है, अगर कोई बड़ा पॉन्ड है हमारे पास, ठीक है, लंबा सा कोई पॉन्ड है, तो कहीं वो दूर तक ना चले जाएं बह करके या चल करके या तैर करके, तो इस कारण से जो हम क्या करते हैं, इस तरह की फेंसिंग लगा देते हैं, ताकि मछलियां तो इजिली मूव करती रहें, बट वो जो डक्स हैं वो एक कन्फाइंड एरिया तक ही क्या रहे, चलते फिरते रहें, ठीक है। जी हाँ, डॉक्टर सूरज विश्वास जी बिल्कुल राइट आंसर है आपका भी, ठीक है। धन सिंह सतीश जी बिल्कुल राइट आंसर है भाई। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर, व्हाट इज द प्राइमरी रीजन व्हाई खाकी कैम्पबेल डक्स आर प्रेफर्ड इन डक कम फिश फार्मिंग। देखिए डक कम फिश फार्मिंग जब भी हम करते हैं तो हमने क्लास में ये भी पॉइंट देखा था कि ज्यादातर प्रेफर किस ब्रीड को किया जाता है खाकी कैम्पबेल ब्रीड को, ठीक है, दूसरों के मुकाबले, या कोई इंडिजिनस ब्रीड है उसके मुकाबले भी अगर देखा जाए तो खाकी कैम्पबेल जो है, इंडियन रनर हो गया देखिए हमारे पास, उसको भी कम पाला जाता है इंटीग्रेटेड में, ज्यादातर किसको पाला जाता है, जो खाकी कैम्पबेल है इसको पाला जाता है। अब क्यों पाला जाता है, मेजर रीजन क्या है कि इसको प्रेफरेंस दी जाती है, क्यों दी जाती है भाई, देयर एबिलिटी टू प्रोड्यूस हाई क्वालिटी मैन्यूर फॉर फिश पॉन्ड, की ये जो है फिश पॉन्ड के लिए एक अच्छी खासी गुणवत्ता वाला मैन्यूर जो है, खाद जो है प्रोड्यूस करता है, इसलिए इसको पालना जो है जरूरी रहता है इंटीग्रेटेड में। देयर एक्सेप्शनल डिजीज रेजिस्टेंस एंड एडेप्टिबिलिटी, ये इसमें जो है एक तरह से डिजीज के अगेंस्ट रेजिस्टेंस यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता इसमें पाई जाती है, और अच्छे खासे तरीके से जो है अडेप्ट कर लेता है किसी भी एनवायरमेंटल कंडीशन में, इसलिए जो हम इसको मछलियों के साथ पालते हैं इस ब्रीड को, ठीक है। या इसके अलावा देखिए देयर हायर एग प्रोडक्शन कैपेसिटी कंपेयर्ड टू लोकल ब्रीड, कि जो लोकल ब्रीड होती है, इंडिजिनस ब्रीड होती है, उनसे ज्यादा जो है ये क्या करता है, अंडे देता है, इसलिए जो है इसको पालते हैं। या देयर सुपीरियर एबिलिटी टू फीड ऑन एक्वेटिक प्रीडेटर्स, या जो जल में पाए जाने वाले कुछ शिकारी जीव रहते हैं उनको ये क्या कर देता है, उनको खत्म कर लेता है, ताकि मछलियों को कोई नुकसान ना हो, इसलिए जो हम इसको पालते हैं। तो बताइए भी राइट आंसर कौन सा रहेगा हमारे पास यहाँ पर, कि कौन सा रहता है हमारे पास, फॉर एग प्रोडक्शन, जी हाँ बिल्कुल राइट कह रहे हैं आप, कौन सा है, एग प्रोडक्शन, ठीक है बिल्कुल राइट है भैया आपका, किस लिए, एग प्रोडक्शन के लिए, यानी कि कौन सा रहेगा हमारे पास, ऑप्शन सी जो है हमारे पास यहाँ पर राइट आंसर जो है रहने वाला है, ठीक है।
जो खाकी कैम्पबेल ब्रीड रहती है हमारे पास, इसकी क्या होती है, हायर एग प्रोडक्शन रहती है। इसके अलावा अगर हम देखा जाए तो क्या पाई जाती है इसमें, डिजीज रेजिस्टेंस भी जो है इसमें काफी हद तक देखा जाता है। ठीक है, ये एक तरह की कैसी ब्रीड मानी जाती है, हार्डी ब्रीड जो है ये मानी जाती है। ठीक है, जो खाकी कैम्पबेल ब्रीड है, ठीक है, कैसी मानी जाती है, एक हार्डी ब्रीड जो है ये मानी जाती है। यानी कि थोड़ा बहुत चेंज अगर एनवायरमेंट कंडीशन में आता है तो उस समय पर जो है इसकी प्रोडक्टिविटी पर कोई खास इफेक्ट नहीं रहता। इसके अलावा देखा जाए तो इसकी जो एग प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो अच्छी खासी जो है यहाँ पर रहती है। वैसे पोल्ट्री के मुकाबले अगर देखें तो डक्स में जो है जो एग लेइंग कैपेबिलिटी है डक्स की काफी कम यहाँ पर रहती है। ठीक है, बट अगर देखा जाए तो इसमें जो है क्या पाई जाती है, मैक्सिमम एग लेइंग कैपेसिटी जो है यहाँ पर रहती है अदर ब्रीड्स के मुकाबले अगर हम बात करें। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इन एन इंटीग्रेटेड डक कम फिश फार्मिंग सिस्टम which of the following is best describe the role of ducks in pest control। देखिए यहाँ पर इन स्टेटमेंट में से आपको बताना है कि जब भी हम डक कम फिश फार्मिंग करते हैं तो एक तरह से क्या देखा जाता है वहां पर कि वो क्या करेंगे, पेस्ट को कंट्रोल करेंगे। तो इनमें से कौन सा हमारे पास यहाँ पर मेजर और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है कि जो इस बात को इंश्योर करता है कि हाँ जो डक्स हैं वो पेस्ट कंट्रोल में जो है एक तरह से रोल प्ले वहां पर कर रहे हैं। ठीक है, कैन सर्वाइव इन एनवायरमेंटल चेंज। जी हाँ बिल्कुल, राहुल शर्मा बिल्कुल सही कह रहे हैं, यानी कि जो है एक तरह से हार्डी रहते हैं वो, यानी कि थोड़ा बहुत चेंजेस अगर आते हैं, थोड़े बहुत एक्सट्रीम्स भी अगर एनवायरमेंट में आते हैं, टेम्परेचर में, रेनफॉल में, वाटर लेवल में, तब जाकर वो इजिली वहां पर सर्वाइव कर लेते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर बता रहे हैं, देखिए ऑप्शन क्या है हमारे पास, डक कंज्यूम पैरासाइट्स सच एज ड्रैगन फ्लाई लार्वे एंड स्नेल्स। क्या करते हैं, जो डक्स रहते हैं वो पैरासाइट्स को खा लेते हैं, जैसे कि जो ड्रैगन फ्लाई के लार्वे हो गए, ठीक है, ड्रैगन फ्लाई हो गया, या इसके अलावा डेमेस फ्लाई हो गया। इनकी जो लाइफ साइकिल की स्टेजेस होती हैं, ठीक है, उनमें अगर हम बात करें तो इनमें जो है एक तरह से इनकम्प्लीट टाइप मेटामॉर्फोसिस पाई जाती है। मेटामॉर्फोसिस का मतलब होता है कि जो एक तरह से मेटा मीन्स चेंज, मॉर्फोसिस मीन्स फिजिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो वो क्या होता है आपका मेटामॉर्फोसिस होता है। तो जैसे जैसे जो है, जैसे कि इंसेक्ट क्या करते हैं, एग ले करेंगे, पहले एग ले करने के बाद जो है उनमें से क्या बनेगा, लार्वा बनेगा। ठीक है, हैच जब एग हो गए लार्वा बनेगा, लार्वा के बाद क्या बनता है, उनमें प्यूपा बनता है जो रेस्टिंग स्टेज कहलाती है इंसेक्ट में। प्यूपा के बाद क्या बनता है, उनमें एडल्ट बनता है। ठीक है, क्या बनता है, एडल्ट बनता है, और यही एडल्ट फिर से क्या करेगा, एग ले करेगा। तो इस तरह से कंप्लीट क्या चलती है, साइकिल चलती है। तो ये आपका मेटामॉर्फोसिस कहलाता है, यानी एग का जो शेप साइज स्ट्रक्चर था वो अलग था, लार्वे बन गया, इसका शेप साइज स्ट्रक्चर जो है अलग है, फॉर्म अलग है, प्यूपा का अलग है, एडल्ट का अलग है। एडल्ट में कंप्लीटली जो है यहाँ पर वेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी रहते हैं, अच्छे से डेवलप रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, विंग्स हो गया, इसके अलावा लेग्स हो गया, प्रॉपर्ली डेवलप इसमें रहते हैं। तो देखिए जो ड्रैगन फ्लाई या डेमिस फ्लाई हमारे पास होती है, ड्रैगन फ्लाई और डेमिस फ्लाई जो इंसेक्ट्स हैं, आपने तो इनको जो है उड़ते हुए हवा में ही देखा होगा, बट इनकी लाइफ साइकिल की एक मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज होती है जिसे हम नाइएड्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, नाइएड्स जो इन स्टेज को कहा जाता है। स्टेज को, जो स्टेज में क्या करता है, ये एग के बाद जब ये हैच होगा तो ये कहां पर रहता है, वाटर बॉडी में रहता है, एक्वेटिक एनवायरनमेंट में रहता है। ठीक है, कहां पर रहता है, वाटर बॉडी में रहता है। और उसके बाद जब ये जो है एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है तब जाकर के आपको ये हवा में उड़ता हुआ दिखता है ड्रैगन फ्लाई। तो इसके जो ये लार्वे हैं जिसे हम नाइएड्स कहते हैं, ये कहां पर, पानी में पाए जाते हैं। ओके, तो इस कारण से क्या करते हैं, जो बतख रहते हैं वो क्या कर लेते हैं, ड्रैगन फ्लाइज के लार्वे को, या जो स्नेल्स रहती है इनको जो है वो कंज्यूम कर लेते हैं। इस कारण से ये जो एक तरह से पैरासाइट के रूप में वहां पर काम करते हैं, तो उन पेस्ट को क्या कर लेते हैं, ये कंट्रोल कर लेते हैं। तो राइट आंसर हमारे पास कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा, सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए ऑप्शन देख लेते हैं, और क्या था हमारे पास, डक फीड डायरेक्टली ऑन प्रीडेटरी फिश स्पीसीज। तो ये जो है काफी कम देखा जाता है। ठीक है, कि और हमें ऐसी ही जो है स्पीशीज को यहाँ पर ज्यादातर क्या करते हैं, हार्बर करते हैं, जो फिशेज को क्या करे, कम नुकसान पहुंचाए। वैसे ही जब फिशेज की हम सिलेक्शन करते हैं तो उनमें भी हम हर एक तरह की फिशेज को देखते हैं, हर एक कैरेक्टर देखेंगे कि ये जो है आपस में कोई कॉम्पिटिशन ना करे। इसके अलावा देखिए डक प्रोड्यूस ड्रॉपिंग्स दैट एक्ट एज अ नेचुरल पेस्टिसाइड। तो ये तो नहीं होता कि जो डक द्वारा जो ड्रॉपिंग्स यहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं, जो उनका जो वेस्ट मटेरियल होता है उसमें पैरासाइटिक प्रॉपर्टी जो है, एंटी पैरासाइटिक प्रॉपर्टी रहती है, तो ये जो है नहीं होता, उसमें कोई भी एंटी पैरासाइट नहीं पाए जाते। डक्स मूवमेंट इन वाटर प्रिवेंट्स द स्प्रेड ऑफ एक्वेटिक वीड। जो डक जो है मूव करते रहते हैं, एक पानी में वो चलते रहते हैं, इधर से उधर घूमते रहते हैं, उसके कारण जो है वीड ही वहां पर नहीं आते। तो वीड भी क्या है, एक पेस्ट है, तो ये भी गलत है। ठीक है, चलने से जो कभी भी वहां पर वीड कम नहीं होने वाले। ठीक है, चलने से उनके, या उनके उधर रोमिंग करने से, घूमने से जो है वीड कम नहीं होंगे। तो ये जो है राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए, what is the expected fish yield per hectare in a well managed duck cum fish farming system using 6 species stocking। देखिए जब भी हम क्या करते हैं, 6 species stocking करते हैं, तो क्लास में कंप्लीटली आपने जो है हमने इसके बारे में बात की थी। 5 species stocking हो गया, 6 species stocking हो गया, 4 species stocking हो गया, तो उसमें हम डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं।
यानी इंटीग्रेटेड तरीके से एक ही तालाब में जहां पर हम बतखों को भी रख रहे हैं उसी के साथ हम ऐसी एक ही तरह की मछलियों को नहीं रखेंगे, हम जो है अलग अलग स्पीशीज वहां पर रखते हैं। कैसे रखते हैं? कुछ जो है आपकी सरफेस फीडर होती है, कुछ कॉलम फीडर होती है, कुछ जो है आपकी बॉटम फीडर होती है, ठीक है। कुछ कैसी होंगी? सरफेस फीडर होंगी, ठीक है। कुछ कैसी होती है? कॉलम फीडर होती है, ठीक है। और कुछ कैसी होती है? आपका बिल्कुल सतह वाली रहती है, क्या रहती है? बॉटम फीडर रहती है। बिल्कुल कैसी होती है? बॉटम फीडर जो है यहाँ पर रहती है। यानी कि ये क्या है? ये पानी का लेवल है, ये क्या है? पानी का लेवल है। यानी कि जो सरफेस से क्या करेंगी, यहाँ पर खाना पानी खाती हैं और यहीं पर तैरती रहती हैं। कॉलम यानी कि जो पानी के बिल्कुल बीचों बीच वाले एरिया में क्या होती है, वहीं पर पाई जाती है, वहीं पर तैरती रहती हैं। इसके अलावा बॉटम फीडर क्या हुआ? जो बिल्कुल बॉटम या सरफेस पे लगे हुए जो भी ग्रासेस रहते हैं, ठीक है, उन पर क्या करती है? फीड करती है। या जो ऊपर से भोजन एक तरह से डूब डूब करके यहाँ पर इकट्ठा होता है, उसको क्या करती हैं? वो खाती हैं। तो वो हो गया बॉटम फीडर। तो इस चीज को एंश्योर करने के लिए कि जो भी हम फीड इनके लिए दे रहे हैं वो यहीं पर इकट्ठा ना हो जाए, या जो ऊपर तैर रहा है वो ऊपर ही तैरता ना रह जाए, तो इसलिए हम हर एक तरह की स्पीशीज को यहाँ पर पालते हैं ताकि सरफेस से भी खाना खा लें, बीच में से भी खाना खा लें, और नीचे वाले पोर्शन से भी क्या कर लेंगे? अपना फीड जो है खा लें। अब इसके कारण जो है यहाँ पर क्या होगा? जो फीड की वेस्टेज है वो कम होगी, वहीं पर हमारे पास अलग अलग तरह की स्पीशीज मार्केट के लिए क्या होंगी? अवेलेबल होंगी। तो ये आपने बताना है कि जब भी हम जो है डकरी कम फिशरी यहाँ पर करते हैं, इंटीग्रेटेड सिस्टम जब अपनाते हैं, तो उस समय पर हमें एवरेज ऑन एवरेज जो है यहाँ पर 1 हेक्टेयर से कितनी यील्ड जो हमें मिलती है, कितना उत्पादन जो है हमें मिलता है? 1000 से 1500 केजी जो है मिलता पर हेक्टेयर, 2000 से 2500 केजी, 4500 से जो है यहाँ पर 5000 केजी, या 3500 से 4000 केजी पर हेक्टेयर पर ईयर। कौन सी यील्ड जो हमारे पास यहाँ पर रहती है इंटीग्रेटेड डकरी कम फिशरी सिस्टम में? चलिए बिल्कुल राइट भाई, सभी का देखिए बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है। लगता है सभी ने क्लासेस बिल्कुल अच्छे तरीके से यहाँ पर देख ली हैं, तो बहुत अच्छा है भाई, ठीक है। कौन सा रहेगा? ऑप्शन डी राइट आंसर रहेगा। यानी कि 3500 से लेकर के 4000 केजी पर हेक्टेयर पर ईयर जो है क्या रहती है? यहाँ पर यील्ड रहती है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखिए पोल्ट्री कम फिशरी पे आते हैं। अब कौन सा है? पोल्ट्री कम इन पोल्ट्री कम फिश फार्मिंग सिस्टम व्हाट इज द प्राइमरी रीजन फॉर इंक्रीज्ड फिश प्रोडक्टिविटी ड्यू टू द बायोकेमिकल इफेक्ट ऑफ पोल्ट्री मैन्यूर? यानी कि देखिए क्या रहता है हमारे पास, जो हम पोल्ट्री मैन्यूर सॉरी जो हम पोल्ट्री और फिशरी करते हैं साथ में, ठीक है, इंटीग्रेटेड तरीके से, तो क्या करते हैं इसमें जो पोल्ट्री की जो ड्रॉपिंग्स रहती है उनको हम क्या कर देते हैं? पानी में डाल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उनमें जो पोल्ट्री की जो ड्रॉपिंग होती है उनमें ऐसी क्या चीज होती है, ऐसी कौन सी उनमें बायोकेमिकल प्रॉपर्टी रहती है जिसके कारण क्या होता है? यहाँ पर जो प्रोडक्टिविटी होती है फिश की वो बढ़ जाती है। कौन सा रीजन यहाँ पर ऐसा है हमारे पास कि जो हम जैसे ही डिपॉजिट करेंगे वहां पर पोल्ट्री मैन्यूर, तो ऐसा पानी में वहां पर कौन सी प्रोसेस होगी, ऐसा क्या होगा वहां पर जिसके कारण जो है फिशेज की जो प्रोडक्टिविटी है, उनकी जो उत्पादकता है वो बढ़ जाएगी? तो ये आपने बताना है। तो देखिए क्या है यहाँ पर, इंक्रीज नाइट्रोजन एंड फॉस्फेट लेवल प्रमोट एल्गल ग्रोथ, कि जो यहाँ पर हम डालते हैं पोल्ट्री मैन्यूर, इसमें क्या होता है? नाइट्रोजन भी होता है, फॉस्फोरस भी होता है, जो ये तो ठीक है। तो जब हम इसको डिपॉजिट करवाते हैं तो उससे क्या होगा? जो एल्गल ग्रोथ होगी या फाइटोप्लैंक्टन जू प्लैंक्टन होगी, उनकी जो ग्रोथ है वो क्या हो जाती है? प्रमोट हो जाती है। ये रीजन है। या इसके अलावा इंक्रीज अमोनियम एमिशन इन वाटर लीड्स टू डीऑक्सीजनेशन, कि जैसे जैसे जो है पोल्ट्री मैन्यूर डालते जाएंगे अमोनिया बढ़ता जाएगा, और अमोनिया के बढ़ने के कारण जो वहां पर जो ऑक्सीजन का लेवल है वो कम होता जाएगा। इसके कारण जो है प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो इसके कारण प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी नहीं, ठीक है। ये मे बी राइट हो सकता है, बट नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए डिक्रीज इन बैक्टीरियल पॉपुलेशन इंप्रूव वाटर ट्रांसपेरेंसी, कि इसको डिपॉजिट करने से, पोल्ट्री मैन्यूर डालने से पानी में क्या हो जाता है? जो बैक्टीरिया है उनकी जो संख्या है हार्मफुल बैक्टीरिया की वो कम हो जाती है। तो ये भी गलत है, तो कम नहीं होगी, क्योंकि ये भी जो है एक तरह का क्या है? मैन्यूर है। इसके कारण तो क्या होगा? जो बैक्टीरियल हो गया या जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो एक तरह से ग्रोथ होगी वो थोड़ी इंप्रूव होगी, बढ़ेगी। नेक्स्ट देखिए क्या है हमारे पास, रिडक्शन इन द अवेलेबिलिटी ऑफ एडिशनल फूड फॉर फिश, यानी कि इसके कारण जो हमें फिर फिशेस के लिए एडिशनल फूड देने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो जो है पोल्ट्री जो ड्रॉपिंग्स है उनको ही फूड के रूप में कंज्यूम कर लेती हैं। तो बताइए भाई इनमें से कौन सा रीजन जो है आपको सबसे सही लग रहा है, कि जिसके कारण जो पोल्ट्री मैन्यूर हम डालते हैं उसके कारण जो है फिशेस की यानी कि मछलियों की क्या बढ़ जाती है? उत्पादकता जो है यहाँ पर बढ़ जाती है, वो आपको बताना है भाई। चलिए भाई जल्दी से बता दीजिए कमेंट करके राइट आंसर जो हमारे पास क्या रहने वाला है। डी डी ऑप्शन डी, ऑप्शन ए, ऑप्शन डी भी कह रही हैं तनुजा एंड वंदना कह रही हैं ऑप्शन डी। इसके अलावा मैक्सिमम लोग कह रहे हैं ऑप्शन ए। अरे यार,
चलिए भाई, तो देखिए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन ए जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि जब भी हम क्या करते हैं, पोल्ट्री मेन्यूर को जो है डिपॉजिट कराते हैं पानी में डाला जाएगा पोल्ट्री मेन्यूर, तो इससे क्या होगा, जो नाइट्रोजन का कंटेंट होगा, ठीक है, यानी कि मोस्ट कॉमनली क्या बढ़ता है यहाँ पर, नाइट्रेट बढ़ता है। क्या बढ़ता है, नाइट्रेट बढ़ता है, और इसके अलावा जो है सल्फेट बढ़ता है। ठीक है, नाइट्रेट और सल्फेट जैसे ही जो है यहाँ पर डिपॉजिट होते हैं पानी में, तो वो क्या कर देते हैं, जितने भी जो है यहाँ पर जो एक्वेटिक प्लांट्स रहेंगे उनकी जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि उनको क्या मिल जाता है, जो मेजर न्यूट्रिएंट है ग्रोथ के लिए, नाइट्रोजन है, सल्फर है, ठीक है, वो जो है उनको अवेलेबल हो जाता है, जिसके कारण उनकी जो ग्रोथ है वो बूस्टअप हो जाती है। तो ग्रोथ किसकी बूस्टअप होती है, जो एल्गल है, यानी कि जो एल्गीज रहती है वहां पर, एल्गी हो गया, फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन, उनकी ग्रोथ प्रमोट हो जाएगी। और उस एल्गी को कौन खाएंगी, ये मछलियां खाएंगी। अब मछलियां जब एल्गी को खा रही है, यानी कि उनको अच्छा खासा नॉरिशमेंट वाला न्यूट्रिशियस फूड जो है उनको अवेलेबल हो रहा है, न्यूट्रिशियस फूड उनको मिल रहा है, तो यानी कि इसके कारण सिंपल सी बात है, उनकी जो प्रोडक्टिविटी होगी, उत्पादकता होगी, वो बढ़ेगी, क्योंकि उनको अच्छा खासा भोजन वहां पर मिल रहा है, फूड उनको मिल रहा है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है हमारे पास राइट आंसर यहाँ पर रहेगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट साइंटिफिकली अप्रोप्रिएट रीजन फॉर मेंटेनिंग द प्रोपोर्शन ऑफ सरफेस फीडर एट 40% इन इंडियन मेजर कार्प मिक्स्ड कल्चर। देखिए जब भी हम क्या करते हैं, यहाँ पर फिशेस को रखते हैं किसी भी पॉन्ड में, या अगर हम बात करें जितनी भी हमारे पास इंडिजीनस फिशेस रहती हैं, जिन्हें हम क्या कहेंगे, एक तरह से इंडियन मेजर कार्प्स कहते हैं। ठीक है, जब हम इनको रखते हैं, देखिए यहाँ पर, ठीक है, जब हम इनको क्या करते हैं, जब इनको पाला जाता है, तो यहाँ पर हम क्या ध्यान रखते हैं कि जो सरफेस फीडर मछलियां हैं उनकी जो अमाउंट हो, उनकी जो प्रतिशत हो, उनकी जो फीसदी हो, कितना हो यहाँ पर 40। ठीक है, कितने परसेंट हो, 40, यानी कि 100% में से हम क्या करते हैं, 40% जो है सरफेस फीडर पालते हैं, और इसके अलावा कितना पालते हैं वो आप नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए वो भी है। ठीक है, तो उसके लिए भी तैयार रहिएगा। तो अभी तक देखिए ये समझ लेते हैं कि हम क्या रखते हैं, सरफेस फीडर का जो अमाउंट हम रखते हैं 40%। अब क्यों रखा जाता है, यहाँ पर साइंटिफिक रीजन इसके पीछे क्या है कि हम सरफेस फीडर का जो यहाँ पर परसेंटेज है वो 40% ही क्यों रखते हैं, इनको ज्यादा हम क्यों नहीं रखते, 60 क्यों नहीं रखते, 70 क्यों नहीं रखते। तो देखिए ऑप्शन दिए गए हैं, दे इंक्रीज ऑक्सीजन लेवल इन दिस सरफेस वाटर, वो जो है सरफेस वाटर में क्या करती है, ऑक्सीजन लेवल को इंक्रीज कर देती है, बढ़ा देती है भाई। ठीक है, इसके अलावा देखिए, दे डायरेक्टली फीड ऑन एल्गी मेंटेनिंग इकोसिस्टम बैलेंस, की क्या करती है, ये जो सरफेस वाली होती है ये एल्गी को क्या कर लेती है, फीड कर लेती है डायरेक्टली, जिसके कारण ऊपर जो है यूट्रोफिकेशन नहीं हो पाती, एल्गी जो है पूरी तरह वाटर बॉडी को ढक नहीं देती, या ये रीजन है। या दे हेल्प बॉटम फीडर रिसीव मोर ऑक्सीजन, इसके कारण क्या होता है कि वो जो बॉटम फीडर है, इनके कारण जो है जो सरफेस फीडर जब रखी जाती है, तो इनके कारण बॉटम फीडर को जो है अच्छा खासा वहां पर ऑक्सीजन मिलती है रेस्पिरेशन के लिए। या दे रिड्यूस कंपटीशन फॉर फूड एंड इंक्रीज टोटल प्रोडक्शन, क्या करती हैं, ये जो है कंपटीशन को कम करती हैं, फूड से रिलेटेड कंपटीशन को ये कम करती हैं, और जो टोटल फूड की प्रोडक्शन है उसको जो है ये एनहांस करती है। क्या ये है राइट आंसर, बताइए अभी राइट आंसर हमारे पास क्या रहेगा, मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या रहेगा, साइंटिफिक रीजन क्या है कि सरफेस फीडर को हम 40% रखते हैं। तो देखिए यहां पर हमारे पास राइट आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। कौन सा रहेगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हमारे पास यहाँ पर रहने वाला है, कि ये जो सरफेस फीडर होती है ये सरफेस पर उगने वाली, जैसे एल्गी हो गया या इसके अलावा कोई और एक्वेटिक प्लांट्स हो गया, उनको क्या करते हैं, ये फीड करती हैं। ठीक है, उनको ये फीड करेंगी। अब जैसे जैसे जो है ये उनको फीड करेंगी, जो वाटर में जो इकोसिस्टम तैयार हो रहा है, क्योंकि एल्गी की भी ग्रोथ देखिए अगर ज्यादा होगी तो एल्गी क्या करेगा, ऑक्सीजन को कंज्यूम करेगा। ऑक्सीजन कहां से कंज्यूम करेगा, जो वाटर में है। अब वाटर से ऑक्सीजन एल्गी कंज्यूम कर लेगा, तो वहां पर मछलियों के लिए क्या बचेगा, तो इस कारण से क्या होता है, जो डिसॉल्व ऑक्सीजन है वो कम हो जाती, यानी कि पानी में जो घुली हुई यहाँ पर जो ऑक्सीजन है उसका अमाउंट कम हो जाता है, जिसके कारण मछलियों के लिए जो डिसॉल्व ऑक्सीजन है वो नहीं मिल पाती अगर एल्गी की ग्रोथ सरफेस पर ज्यादा हो जाती है। तो इसलिए लगभग 40% क्या रखी जाती है, सरफेस फीडर रखी जाती है, ताकि वो सरफेस पर उगने वाली एल्गी को खा करके क्या कर ले, कंज्यूम कर ले, जिसके कारण जो है ऑक्सीजन लेवल क्या रहे, यहाँ पर बना रहे। और जैसे कि मान लीजिए वाटर बॉडी में ऊपर से पूरी तरीके से क्या हो जाए, जैसे ये वाटर बॉडी है, ठीक है, ये वाटर बॉडी आपके पास पूरी तरीके से एल्गी अगर ऊपर से ग्रो कर लेती है, तो इसे हम क्या कहते हैं, यूट्रोफिकेशन कहते हैं। यूट्रोफिकेशन हो जाएगी, ना तो सनलाइट आ पाएगी, ना तो ऊपर से ऑक्सीजन आ पाएगी, ना तो प्रॉपर फिर अंदर जाकर के कोई ग्रोथ एंड डेवलपमेंट उनकी हो पाएगी। ठीक है, तो इसलिए कौन सा रहेगा हमारे पास, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया भाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए, हाउ डज द इंटीग्रेशन ऑफ डक्स अफेक्ट द केमिकल कंपोजिशन ऑफ फिश पॉन्ड वाटर। देखिए, जब हम जो है इंटीग्रेटेड तरीके से जो है फिश पॉन्ड में क्या रखते हैं, डक्स को रखते हैं, तो जो फिश पॉन्ड का जो पानी है उसका जो केमिकल कंपोजिशन है उस पर किस तरीके से यहाँ पर प्रभाव पड़ता है, क्या प्रभाव उस पर देखा जाता है।
तो ये आपने बताना है। देखिए क्या होता है, इंक्रीज नाइट्रोजन एंड फॉस्फेट लेवल थ्रू डक ड्रॉपिंग्स, कि जो डक ड्रॉपिंग्स रहती हैं उनके थ्रू क्या हो जाता है, जो नाइट्रेट्स या इसके अलावा नाइट्रोजन या फॉस्फेट्स जो भी रहते हैं न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, इनका अमाउंट जो है वहां पर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। या इसके अलावा डिक्रीज द ऑर्गेनिक कंटेंट प्रिवेंटिंग एक्सेस एल्गल ग्रोथ, ऑर्गेनिक कंटेंट को ये कम कर देता है और एल्गल ग्रोथ को भी क्या कर देता है, ये एक तरह से कम कर देता है। इसके अलावा रिड्यूस फॉस्फेट कंसेंट्रेशन बाय अलोइंग डक वेस्ट टू सेटल, और साथ ही साथ क्या होता है यहाँ पर कि ये जो है एक तरह से फॉस्फेट कंसेंट्रेशन को क्या कर लेता है, रिड्यूस कर लेता है, ये है। या इसके अलावा एनहांस डिसॉल्व ऑक्सीजन बाय रिमूविंग एक्सेस ऑर्गेनिक मैटर, ये क्या करता है, जो डिसॉल्व ऑक्सीजन है उसका अमाउंट बढ़ा देता है, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर का जो अमाउंट है उसको ये कम कर देते हैं जब डक्स को हम क्या करते हैं, इंटीग्रेटेड तरीके से जो है रखते हैं। तो बताइए कौन सी केमिकल प्रॉपर्टी को जो है ये एक तरह से कंट्रोल करता है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारे पास भाई, जी हाँ बिल्कुल राइट है, सभी का बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पर, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो पोल्ट्री ड्रॉपिंग होगी या जो डकरी ड्रॉपिंग्स रहती है उनमें क्या पाया जाता है भाई, तो वो जो है एक तरह के क्या है, ऑर्गेनिक मेन्यूर है। और ऑर्गेनिक मेन्यूर में सिंपल सी बात है क्या प्रेजेंट रहता है, नाइट्रोजन प्रेजेंट वहां पर रहेगा, फॉस्फेट वहां पर प्रेजेंट रहेगा, ठीक है, क्या रहेगा, नाइट्रोजन एंड फॉस्फेट्स जो है वहां पर प्रेजेंट रहते हैं, इस कारण से क्या होता है वहां पर इंक्रीमेंट जो है देखा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पर, व्हाई इज लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर कंसीडर अ सुपीरियर ब्रीड फॉर पिग फार्मिंग इन एन इंटीग्रेटेड फिश कम पिग सिस्टम। देखिए जब भी हम जो है इंटीग्रेटेड पिगरी कम फिशरी यहाँ पर करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, पिगरी कम फिशरी, यानी कि सुअर पालन के साथ साथ मछलियों का पालन हम यहाँ पर करते हैं। तो इसमें जो एक ब्रीड है कौन सी, लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर, जो किसकी ब्रीड है, जो स्वाइन की ब्रीड रहती है, सुअर की जो है एक ब्रीड रहती है, ठीक है। तो इसको जो है क्यों एक तरह से सुपीरियर ब्रीड माना जाता है, क्यों ज्यादातर इसी को हम पालते हैं जब भी इंटीग्रेटेड तरीके से हम यहाँ पर एक्वाकल्चर के साथ यहाँ पर क्या करना चाहें, पिगरी करना चाहें। तो क्या कारण है भाई इसका, कि क्या होता है भाई, इट हैज अ हायर फीड कन्वर्जन एफिशिएंसी एंड फास्टर ग्रोथ रेट, की दूसरे जो भी हमारे पास ब्रीड होती है उनसे ज्यादा इसमें फीड कन्वर्जन रेशो या फीड कन्वर्जन एफिशिएंसी पाई जाती है, यानी कि कम खाकर के ये ज्यादा से ज्यादा जो है उत्पादन देता है। या इसके अलावा जो है क्या कहा गया कि इसका जो ग्रोथ रेट है वो फास्टर रहता है दूसरे ब्रीड के मुकाबले, इसलिए हम इसको पालते हैं। या देखिए इट प्रोड्यूस लोअर क्वालिटी ऑफ वेस्ट, इसका जो क्वालिटी वेस्ट की क्वालिटी होती है वो कैसी होती है, कम क्वालिटी वाला वेस्ट ये प्रोड्यूस करता है, इसलिए पालते हैं। और इसके कारण जो है पॉन्ड में यूट्रोफिकेशन यानी कि एक्सेस एल्गल ब्लूम बनने का, एल्गल ग्रोथ होने का जो है खतरा नहीं रहता, इसलिए पालते हैं। या इसके अलावा ये जो है एक तरह से रेजिस्टेंट होता है, काफी ज्यादा हाईली रेजिस्टेंट है, ना तो इसको जो है हीट का इफेक्ट रहता है, ना किसी दूसरे एनवायरमेंट एक्सट्रीम का इस पर इफेक्ट रहता है। और साथ ही साथ जो है ये वाटर बॉर्न डिजीजेस के अगेंस्ट भी क्या है, रेजिस्टेंट है, यानी कि पानी से संबंधित किसी भी तरह की बीमारी जो है इसको नहीं लगती, ये कहना है यहाँ इनका। इसके अलावा देखिए चौथा ऑप्शन क्या कह रहा है कि इट इज अ लो मेंटेनेंस ब्रीड दैट रिक्वायर मिनिमल फीडिंग सप्लीमेंट, ये जो है एक तरह से ऐसी ब्रीड है जिसको फीडिंग में या उसके भोजन में कोई और न्यूट्रिशन देने की हमें जरूरत यहाँ पर नहीं रहती, एक्स्ट्रा से कोई फीड में कोई सप्लीमेंट देने की जरूरत नहीं रहती, इसलिए हम इसको पालते हैं। तो देखिए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, सभी का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है, ऑप्शन ए हो जाएगा कि ये जो ब्रीड है दूसरी ब्रीड के मुकाबले अगर हम देखें तो जो लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर है इसकी अगर बात करें तो यहाँ पर क्या देखा जाता है कि इसकी जो फीड कन्वर्जन एफिशिएंसी है वो भी ज्यादा है, यानी कि कम खा करके ये मैक्सिमम क्या करता है, उत्पादन देता है, मैक्सिमम जो है इसका क्या बढ़ेगा, बॉडी वेट बढ़ेगा। और दूसरा इसका जो ग्रोथ रेट है वो दूसरी ब्रीड के मुकाबले क्या रहता है, ज्यादा रहता है। और हमें यही चाहिए कि एक्वाकल्चर में जैसे जैसे हमारे पास क्या होता रहे, यहाँ पर मछलियों का भी जो है एक तरह से हम स्टॉक निकालते रहे, ठीक है, हार्वेस्टिंग मछलियों भी करते रहे, तो साथ साथ जो है हम क्या करते रहे, यहाँ पर जो पिग्स हमारे पास है उनसे भी जो है हम मार्केट में उनको भी बेचते रहे, ठीक है, या मीट पर्पस के लिए उनको यूज करते रहे, तो उससे हमें दोनों से क्या मिलता रहे, यहाँ पर फायदा मिलता रहे। इसलिए हमेशा यही रिकमेंड की जाती है हमारे पास क्या हो, फास्ट ग्रोइंग जो ब्रीड है वो हो, तो इसमें जो है ये कैरेक्टरिस्टिक पाए जाते हैं। इसके अलावा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, if deep litter quality if deep litter poultry manure is used in a pond, which of the following management practices is essential। देखिए ये आपसे पास यहाँ पर पूछा गया कि जैसे हमने जो है डिफरेंट बेडिंग मटेरियल के बारे में बात की कि जो भी हम पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं तो वहां पर क्या रखा जाता है, लीटर बिछाया जाता है, लीटर सिस्टम हो गया, केज सिस्टम हमारे पास हो गया, या जो हमारे पास वहां पर कैसा रहता है, स्लेटेड सिस्टम हो गया। तीन तरह के सिस्टम के बारे में हमने जाना था। केज सिस्टम यानी कि पिंजरे वाला सिस्टम हो गया, स्लेटेड यानी कि जहां पर जो है परफोरेटरी यानी कि छेद वाला जो उनका फर्श रहता है वो हो गया, और एक होता है डीप लिटर सिस्टम यानी कि जहां पर हम क्या करते हैं, लिटर बिछाते हैं, बिछौना उनके लिए बिछाते हैं, ऑर्गेनिक मैटर का पत्तियां वगैरह होगी या सॉ डस्ट हो गया, उसका क्या है एक बिछौना वहां पर बिछाया जाता है जिसके ऊपर वो इजीली क्या कर सके, बेडिंग कर सके, रह सके, और उनमें जो है वो नेचुरल जो सैंड बात करते हैं पोल्ट्री बर्ड वो भी जो है इजीली वहां पर कर सके, यानी कि एक अच्छा खासा सरफेस उनके लिए मिल जाता है। तो देखिए जब उस डीप लीटर सिस्टम में से हम उस डीप लीटर को पॉन्ड में डालना चाहें
तो उसके लिए हमें जो है बीच बीच में कौन कौन सी प्रैक्टिसेस वहां पर करनी है, ऐसी कौन सी इसमें से एक प्रैक्टिस है मैनेजमेंट प्रैक्टिस। ठीक है, ध्यान देना कौन सी है मैनेजमेंट प्रैक्टिस। एक ऐसी है जो हमें वहां पर समय समय पर जो है डीप लीटर सिस्टम में करते रहना चाहिए, ताकि जो हमारे पास डीप लीटर तैयार हो वो अच्छा खासा तैयार हो और पॉन्ड में डालने लायक तैयार हो। तो देखिए क्या कहा गया यहाँ पर, ऑप्शन क्या कह रहे हैं, डायरेक्टली डंपिंग द मैन्यूर इनटू द वाटर आफ्टर 10 मंथ्स, की 10 महीनों बाद जैसे ही जो है वो डीप लीटर तैयार होता है, लगभग कितना 10 महीनों बाद तो वो अच्छा खासा तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो 10 महीनों बाद जो है उसको हम एक साथ ही क्या कर देते हैं, डंप कर देते हैं, डायरेक्ट जो है पॉन्ड में डाल देते हैं। तो ये तो मैनेजमेंट प्रैक्टिस नहीं हुआ, ये तो एप्लीकेशन हुआ। क्या हुआ, एप्लीकेशन हुआ। दूसरा देखिए, स्टीयरिंग द लीटर एवरी 2 मंथ एंड अप्लाइंग लाइम टू इट। क्या करते हैं कि हर 2 महीने में हम क्या करते हैं, जो लीटर उनके लिए बिछाया उसको हम अच्छे खासे तरीके से स्टीर करते हैं, अच्छे खासे तरीके से फिर से उसको मिक्स करते हैं, भुरभुरा उसको बनाते हैं और फिर रहने देते हैं। फिर उसके बाद देखिए, स्टॉकिंग द ड्रेनेज सिस्टम टू रिटेन न्यूट्रेंट। ठीक है, यानी कि हम ब्लॉकिंग दी ड्रेनेज सिस्टम टू रिटेन न्यूट्रेंट, यानी कि क्या किया जाता है यहाँ पर, जो भी ड्रेनेज सिस्टम वहां पर निकलने वाला जो भी सिस्टम रहता है, यानी कि जो एक तरह का पोल्ट्री हाउस है, पोल्ट्री हाउस में ये क्या बिछाया हुआ है, यहाँ पर जो है डीप लीटर मान लीजिए बिछाया हुआ है, इसके लिए जो है साइड से क्या निकाल जाएगी, पाइप निकाल जाएगी, क्योंकि अगर कभी इसमें मॉइस्चर एक्स्ट्रा आ जाए तो उसको जो है ड्रेनेज के थ्रू बाहर निकाल देना है। तो हम इस ड्रेनेज को नहीं रखते यहाँ पर, कहने का ये मतलब है इस ऑप्शन का, क्या कहने का मतलब है कि ये जो ड्रेनेज है यहाँ पर इसको हम नहीं रखते, ताकि कोई भी न्यूट्रिएंट का लॉस जो है इस ड्रेनेज के थ्रू बाहर के लिए ना हो। तो क्या ये सही है, या इसके अलावा मेंटेनिंग दी वाटर पीएच एट 3 to 4, की जो वाटर का पीएच उसको 3 से 4 तक मेंटेन रखते हैं। तो बताइए भाई कौन सा जो है सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हमारे पास यहाँ पर रहेगा। मैक्सिमम लोगों का आंसर आ रहा है ऑप्शन बी, यानी कि स्टीयरिंग द लीटर एवरी 2 मंथ एंड अप्लाइंग लाइम टू। जी हाँ, बिल्कुल राइट है। ये क्या करते हैं, हम हर 2 महीनों में जो है यहाँ पर स्टीर करते रहेंगे, उसको जो है अच्छे खास तरीके से मिक्स करते रहेंगे, हिलाते रहेंगे, भुरभुरा बनाते रहेंगे, सॉफ्ट बनाते रहेंगे, क्योंकि अगर 2 महीनों तक जो है मुर्गे बार बार इसके ऊपर चलेंगे तो ये जो है बिल्कुल सेट हो जाएगा, और उनके लिए फिर से कैसा हो जाएगा, ये एक तरह का जो है हार्ड सरफेस हो जाएगा। तो उनके लिए सॉफ्ट बेडिंग चाहिए, सॉफ्ट सरफेस चाहिए, सतह जो है अच्छी खासी मुलायम चाहिए, ताकि उनके पैरों में किसी तरह का कोई नुकसान ना हो, क्योंकि पैरों में अगर कोई स्क्रैच आया, कोई जख्म हुआ तो वो जो है बीमारी फैलने का वहां पर डर रहता है, क्योंकि सारा सारा ऑर्गेनिक मैटर है, वहीं पर जो है अपना वेस्ट मटेरियल वो उसी में रिलीज कर रहे हैं, तो इस कारण से बीमारी उनमें फैल सकती है। इसलिए उसको सॉफ्ट बनाए रखने के लिए हम क्या करते हैं, 2 महीनों में उसको अच्छे खासी तरीके से मिक्स करते रहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगली बात करते हैं, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टॉकिंग स्ट्रेटेजी एंश्योर द हाईएस्ट फिश यील्ड इन नॉर्दर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। ये आपको बताना है। देखिए, यानी कि ऐसी कौन सी यहाँ पर स्ट्रेटेजीज रहती है जिसके कारण जो है, चाहे हम बात करें नॉर्दर्न इंडिया की या बात करें नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया की, तो दोनों ही जगह पर ऐसी कौन सी एक सिमिलर प्रैक्टिस इनमें से अपनाई जाती है, जिसके तहत, यानी जिसके अकॉर्डिंग क्या देखा जाता है यहाँ पर जो यील्ड है वो ज्यादा रहती है, ज्यादा उत्पादन वो ले पाते हैं, ऐसी कौन सी एक कॉमन मैनेजमेंट प्रैक्टिस अपनाते हैं वो। तो देखिए, पहला ऑप्शन कह रहा है कि स्टॉकिंग इन मार्च एंड हार्वेस्टिंग इन अक्टूबर नवंबर। क्या होता है कि मार्च में स्टॉकिंग कर देते हैं और हार्वेस्टिंग जो है अक्टूबर नवंबर में कर लेते हैं। या इसके अलावा ईयर राउंड स्टॉकिंग विद कंटिन्यूस फिश हार्वेस्टिंग, क्या करते हैं कि पूरी की साल भर जो है यहाँ पर क्या करते हैं, स्टॉकिंग करते हैं और हार्वेस्टिंग भी उसी हिसाब से जो है कंटिन्यूस करते रहते हैं। मॉनसून के ड्यूरिंग जो है स्टॉकिंग करते हैं और विंटर से पहले पहले हार्वेस्टिंग करते हैं। या इसके अलावा देखिए, विंटर में स्टॉकिंग करते हैं और समर में जो है यहाँ पर हार्वेस्टिंग करते हैं। तो देखिए, दोनों ही जगह पर कौन सी एक कॉमन चीज अपनाई जाती है, कॉमन प्रैक्टिस अपनाई जाती है, ये आपको बताना है। चलिए बताइए, जल्दी से कमेंट करके बताइए राइट आंसर क्या रहेगा हमारे पास। मनोज जी, विकास कुमार जी, भागेश्वरी जी, राहुल जी, रक्षित जी, मैक्सिमम देखिए जिसका भी यहाँ पर जो है ऑप्शन ए है। ठीक है, कौन सा है हमारे पास, ऑप्शन ए है, वो बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, सभी का जो है मैक्सिमम ऑप्शन ए जो है यहाँ पर कमेंट में आ रहा है, यानी कि मार्च में क्या करते हैं, यहाँ पर स्टॉकिंग करते हैं और अक्टूबर और नवंबर के समय पर क्या कर देते हैं, यहाँ पर हार्वेस्टिंग कर देते हैं। तो ये दोनों जगह पर, नॉर्थर्न में भी और इसके अलावा नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में भी जो है ये अपनाया जाता है, और यही जो है रीजन रहता है कि इस समय पर क्या होता है, वहां पर मैक्सिमम यील्ड जो है मिल पाती है। ठीक है, कैसे मिल पाती है, क्योंकि नॉर्मली जो है हाइयर टेम्परेचर के इफेक्ट से जो है यहाँ पर वो बच जाता है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें तो मार्च से जो है अगर देखा जाए यहाँ पर, तो टेम्परेचर जो है क्या रहता है, थोड़ा इंक्रीज रहता है। तो इस समय पर जो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक तरह से मैनेजमेंट सही तरीके से करके, और जैसे जैसे ठंडी का समय आएगा या थोड़ा मॉडरेट सा समय आएगा, तो उस समय तक के लिए जो है यहाँ पर क्या हो जाती है, हार्वेस्टिंग भी यहाँ पर हो जाती है, यानी कि दोनों एक्सट्रीम सीजन से यहाँ पर बच जाते हैं ये। इसके बाद देखिए, इफ अ पोल्ट्री फार्म हैज 500 बर्ड, क्या है, लगभग टोटल जो है 500 बर्ड है। ठीक है, एक पोल्ट्री फार्म में लगभग कितने हैं, 500 बर्ड हैं। उनका जो लाइव वेट है वो लगभग 450 किलो है। ठीक है,
और ये आपने बताना है कि वो कितना एस्टिमेटेड वेट बेसिस पर, ठीक है, यानी कि उनके जो है दोनों तरह के ड्रूपिंग्स, उनका यूरिन भी हो गया और उनके जो है दूसरे ड्रूपिंग्स भी हो गया, दोनों मिलाकर के जो है यहाँ पर वेट वेट बेसिस पर कितना किलो जो है वो एक तरह से प्रोड्यूस करेंगे एक दिन में। एक दिन में कितना किलो वेस्ट जो है, लगभग 500 बर्ड जिनका 450 केजी जो है लाइव वेट है, वो कितना मेन्यूर जो है एक दिन में प्रोड्यूस करेंगे कि जो 1 हेक्टेयर के लिए सफिशिएंट रहता है हमारे पास छिड़काव करने के लिए। हार्वेस्टिंग का मतलब कटाई करना, क्या कह रहे हैं भाई? उत्तर पश्चिम में मछली कौन सी स्टॉकिंग रणनीति मानी जाती है? देखिए, हार्वेस्टिंग का मतलब ये कटाई का मतलब नहीं रहता, ठीक है। हार्वेस्टिंग का मतलब कटाई करना होता तो मछली कैसे हार्वेस्ट होती है सर? देखिए, हार्वेस्टिंग का मतलब रहता है यहाँ पर जो है मछलियों को उपयोग करना, ठीक है, हार्वेस्ट करना उनको, ठीक है। हार्वेस्टिंग करना यानी कि उनको जो है एक तरह से उपयोग कर रहा है। ये कटाई वाला हार्वेस्टिंग नहीं है जो फसलों में आपका रहता है, ठीक है। ये हार्वेस्टिंग क्या है, एक तरह से नॉर्मली जो हम यहाँ पर इसको किस चीज से समझ रहे हैं, इसको जो हम समझते हैं यहाँ पर जो निकालने से रिलेटेड, जो हम उनको क्या कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं एक तरह से, मतलब कि जैसे फसल को हार्वेस्ट कटाई कर ली जाती है, तो वैसे ही उनको हम कब जो है वहां से यूज कर लेते हैं, इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। तो वो इसके कहने का मतलब है यहाँ पर। हाँ बिल्कुल जी, ठीक है। मछली को तालाब से निकालने की विधि के लिए भी जो है हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं, जैसे क्रॉप में हम हार्वेस्टिंग यूज कर लेते हैं, कटाई यूज कर लेते हैं, तो वैसे ही यहाँ पर भी इनके लिए क्या कर सकते हैं, नवंबर में हार्वेस्टिंग करना, ठीक है। आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि उनको क्या कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। जी हाँ, ये भी रहता है हमारे पास। जैसे हार्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है, एक तरह से पालना भी जो है रहता है, बट यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो जैसे यहाँ पर पहले आपको बता दिया गया है, जैसे स्टॉकिंग है, ठीक है, एक जगह पर क्या कर रहे हैं, हम स्टॉकिंग कर रहे हैं, तो स्टॉकिंग यहाँ पर है हमारे पास रियरिंग करना, ठीक है, रियरिंग की शुरुआत करना, तो वो स्टॉकिंग हो गया। तो दूसरा आपने समझ जाना है इजिली कि ये हार्वेस्टिंग यहाँ पर क्या कह रहा है। हार्वेस्टिंग मतलब यहाँ पर क्या रहेगा, फिर हार्वेस्टिंग का मतलब यहाँ पर रियरिंग नहीं रहेगा, फिर हार्वेस्टिंग का मतलब क्या है कि उनको हम निकाल रहे हैं, ठीक है, यूज कर रहे हैं। क्लियर हो गया भाई? ठीक है। स्टॉकिंग का मतलब यानी कि जैसे हमने क्या किया, एक तालाब तैयार किया, तालाब तैयार किया हमने, अब मछलियां उसमें अपने आप तो कहीं से नहीं आएगी, हमें कहीं से लानी पड़ेगी, उनकी फिंगरलिंग्स लानी पड़ेगी या उनके एग्स लाने पड़ेंगे। नॉर्मली फिंगरलिंग्स ही लाते, जैसे हमने क्लास में कंप्लीटली देखा, और फिंगरलिंग्स को ऐड यहाँ पर कर लेंगे तो वो कहलाती है उनकी स्टॉकिंग। यानी कि हमने जो है छोटी छोटी मछलियां फिंगरलिंग्स क्या कर ली, ऐड कर ली इस तालाब में, और इसके बाद जब ये मैच्योर हो जाएंगी तो समय समय में क्या करते हैं, इनको मार्केट डिमांड के अकॉर्डिंग तो यहाँ पर हार्वेस्ट करते रहते हैं, और 1 साल बाद कंप्लीटली ही रीस्टॉकिंग कर ली जाती है। कितने साल बाद? 1 साल बाद पूरी की पूरी मछलियों को जो हमने एक बार में स्टॉक की है उनको सबको हटा देते हैं, और फिर से नई रीस्टॉकिंग जो है यहाँ पर की जाती है 1 साल के बाद, ठीक है। 1 साल का रहता है भाई, नॉर्मली जो है मैच्योरिटी पीरियड 1 साल का यहाँ पर रहता है। 1 साल बाद कंप्लीटली हम क्या कर लेते हैं, सारी सारी मछलियों को हटा देते हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर, तो 1 साल के बीच में भी मार्केट डिमांड के अकॉर्डिंग आप जो है बीच बीच में हार्वेस्ट कर सकते हैं कि कितना साइज जो है मार्केट में अवेलेबल है, और 1 साल बाद कंप्लीट रीस्टॉकिंग आपने करनी है, ठीक है। ध्यान रखना है कितना, 1 साल बाद कंप्लीट रीस्टॉकिंग, और बीच में जो आप समय समय पर मार्केट डिमांड के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर क्या कर सकते हैं, मछलियों को निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये था देखिए हमारे पास क्वेश्चन यहाँ पर, ठीक है, कौन सा, कि लगभग अगर आपके पास 500 बर्ड है, इतना उसके पास जो है लाइव वेट 450 किलो है, तो उसमें जो है कितना एस्टिमेटेड वो मैन्योर प्रोड्यूस करेंगे एक दिन में। जी हाँ, देखिए सभी फिशेस के लिए देखा जाता है, ये जो आपका 1 साल वाला पीरियड है रीस्टॉकिंग का, ये हर एक फिशेस के लिए यहाँ पर किया जाता है, ओके, जितने भी हम फिशेस पालते हैं सभी के लिए ये रहता है। ओके, तो इसका जो राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। लगभग 25 केजी पर डे के हिसाब से क्या करते हैं, वो मैन्योर प्रोडक्शन यहाँ पर करते हैं। तो राहुल शर्मा जी बिल्कुल राइट आंसर है भाई आपका, ठीक है। नॉर्मली कितना रहता है, 25 केजी पर डे का रहता है, ओके। चलिए भाई नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, व्हाट इज द मोस्ट एसेंशियल प्रैक्टिस टू मेंटेन वाटर प्रोडक्टिविटी इन अ पोल्ट्री कम फिश फार्मिंग सिस्टम। देखिए यहाँ पर जो है एक सबसे अच्छी प्रैक्टिस कौन सी रहेगी हमारे पास, जो मोस्ट एसेंशियल प्रैक्टिस जो है यहाँ पर होने वाली है, जब भी हम क्या करते हैं पोल्ट्री कम फिश फार्मिंग करते हैं, तो मोस्ट जो कॉमन या मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेंशियल जो प्रैक्टिस हम यहाँ पर करते हैं, एक कार्य हम एसेंशियल करते हैं जिसके कारण जो वाटर की जो प्रोडक्टिविटी है वो बनी रहती है। तो ऐसा कौन सा क्रियाकलाप करते हैं, ऐसी कौन सी एक्टिविटी हम करते हैं जिसके कारण वाटर की जो प्रोडक्टिविटी है वो बनी रहती है, वाटर में न्यूट्रिएंट जो है वहां पर बने रहते हैं। तो देखिए नंबर ऑफ सरफेस फीडर शुड बी हायर देन द बॉटम फीडर इन दी पॉन्ड, कि जो सरफेस फीडर मछलियां हैं उनकी जो संख्या है वो बॉटम फीडर से ज्यादा होनी चाहिए पॉन्ड में, तब जाकर के उसकी वाटर की प्रोडक्टिविटी बनी रहेगी। या पोल्ट्री मैन्योर मस्ट बी फर्मेंटेड बिफोर बीइंग डायरेक्टली अप्लाई टू वाटर, कि जो पोल्ट्री मैन्योर हम डालने वाले हैं पानी में पॉन्ड में, तो वो जो है पहले अच्छे से सड़ना चाहिए, अच्छे से फर्मेंट होना चाहिए, फिर जाकर के हमने उसको जो है पानी में डालना है। क्या ये है रीजन? या इसके अलावा एप्लीकेशन ऑफ पोल्ट्री मैन्योर शुड बी टेम्पोरली स्टॉप्ड टू कंट्रोल एक्सेसिव एल्गल ग्रोथ,
कि एक तरह से जब हमें लगे कि ज्यादा से ज्यादा क्या हो रहा है वहां पर जो है ग्रोथ हो रही है किसकी, एल्गी की, या जो एक्वेटिक प्लांट है पौधे हैं वो ज्यादा ग्रो हो रहे हैं और सरफेस को ढकने वाले हैं, तो उस समय हमने जो है पोल्ट्री मैन्योर का छिड़काव करना पानी में बंद कर देना है, इस कारण से उसकी क्वालिटी बनी रहेगी। या ऑल फिश शुड बी स्टॉक्ड एट द सेम टाइम इंस्टेड ऑफ इन डिफरेंट फिशेस, कि हमने जो है सारी की सारी फिश को एक ही समय पर स्टॉक करना है, और साथ साथ जो दूसरी जैसे कि हम करते हैं कि एक फिश को जो है एक जो हमारे पास पर्टिकुलर स्पीशीज है उसको आज कर लिया, कुछ टाइम बाद जो है दूसरी को कर लिया, कुछ टाइम बाद तीसरी को कर लिया, इस तरह से हमने करना है। तो बताइए इसमें से जो राइट आंसर है वो हमारे पास क्या यहाँ पर रहेगा, कि हमने एक ही टाइम पर स्टॉक करना है, या जो हमने जो पोल्ट्री मैन्योर की एप्लीकेशन जो है रोक देनी है जब ज्यादा ग्रोथ हमें दिखे। तो देखिए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा सर फर्स्टली, चलिए भाई ओके ठीक है, बिल्कुल सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सा हमारे पास, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सी राइट आंसर हमारे पास रह जाएगा यहाँ, सीधी सी बात है। यानी कि जब हमें लगे कि ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ हो रही है वहां पर पानी में एक्सेस जो हो जा रहे हैं न्यूट्रिएंट, तो हम उस समय पर क्या कर देंगे, जो पोल्ट्री मैन्योर का छिड़काव करते हैं वो हम बंद कर देंगे। तो इस तरह से हमारे पास क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी रहेगा। अगली बात करते हैं कि व्हाट इज द मोस्ट इफेक्टिव वे टू प्रिवेंट एक्सेसिव एल्गल ग्रोथ, यानी कि हम क्या कहते हैं, एल्गल ब्लूम कहते हैं, इन एन इंटीग्रेटेड पोल्ट्री कम फिश फार्मिंग सिस्टम। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो है एक तरह से ज्यादा एल्गल ग्रोथ होने से बचने के लिए, उसके बचाव के लिए, या हम ज्यादा एल्गल ग्रोथ ना होने दें उससे बचने के लिए जो हमें यहाँ पर कौन सी एक टेक्निक अपनानी रहती है, कौन सा वे हम यहाँ पर अपनाते हैं, कौन सा तरीका अपनाते हैं। लोअर द वाटर लेवल इन पॉन्ड, की पानी में जो है जो पानी का लेवल है पॉन्ड में उसको कम कर देंगे। या दूसरा देखिए इंक्रीजिंग नंबर ऑफ वीड फीडिंग फिश स्पीशीज, कि जो वीड खाने वाली है जिसे हम वीडी फिशेस कहते हैं, जो वीड को खाती हैं, एक्वेटिक प्लांट को खाती है, उनकी संख्या को थोड़ा बढ़ा देंगे। या इसके अलावा इंप्लीमेंटिंग कंटिन्यूस एरेशन सिस्टम इन दी पॉन्ड, हम जो है क्या करेंगे, प्रॉपर जो है एरेशन सिस्टम वहां पर लगाएंगे पॉन्ड में। या इसके अलावा डबलिंग द अमाउंट ऑफ फिश फीड गिवन, जो हम फिश के लिए फीड देते हैं उसको हम डबल कर देंगे, 50 केजी देते हैं तो 100 केजी दे देंगे। तो देखिए ये तो गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारे पास क्या रहेगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी राइट रहेगा। जिसका भी ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल राइट आंसर है, सभी का ऑप्शन बी आ रहा है, बिल्कुल राइट है भैया आपका। यानी कि क्या कर देंगे, जो घास खाने वाली मछलियां होंगी, ठीक है, या जैसे ग्रास कार्प हो गया, वीडी फिशर्स हो गया, तो उनको हम क्या करेंगे यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा जो है उनको यहाँ पर स्टॉक करने की कोशिश करेंगे। ज्यादा से ज्यादा भी नहीं कि उनको जो है मैक्सिमम रख लिया, यानी कि जो एक रेशियो रहता है जो हमने क्लासेस में भी पढ़ा है, तो उस रेशियो को हमने जो है मेंटेन करना है, उसी के अकॉर्डिंग हमने स्टॉकिंग करनी है। इसके बाद देखिए, if an Indian major carp mixed culture is implemented in a pond, which of the following stocking ratio is scientifically most suitable? चलिए भी बताइए यहाँ पर, ठीक है। नॉर्मली अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास सरफेस फीडर है, कॉलम फीडर है, बॉटम फीडर है और वीडी फीडर्स है। चार तरह की देखिए हमारे पास यहाँ पर जो है क्या है, स्पीशीज दी गई है। जब हम 4 स्पीशीज रियरिंग करते हैं तो उसका रेशियो हमें कितना रखना चाहिए, परसेंटेज वाइज कितना रेशियो हमें रखना चाहिए, वो आपने बताना है। चलिए भाई जल्दी से कमेंट करके बताइए राइट आंसर जो हमारे पास क्या रहने वाला है यहाँ पर। जी हाँ बिल्कुल, देखिए जल्दी से जल्दी सभी का यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है एकदम से। कितना रहेगा हमारे पास, 40% रहेंगी सरफेस फीडर, 30% रहेगी कॉलम फीडर यानी कि बीच में रहने वाली मछलियां, बीच में तैरने वाली, 30% रहेंगी हमारे पास क्या, बॉटम फीडर्स। ठीक है, तो ये जो है एक एप्रोप्रिएट रेशियो हमारे पास रहता है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए नेक्स्ट बात करते हैं। In an integrated fish cum pig farming system, what is the primary biochemical reason for increased plankton production in the pond? यानी कि जब भी हम क्या करते हैं, फिश कम पिग फार्मिंग करते हैं, तो मेन्यूर डालने से जो है वहां पर क्या हो जाता है, एक तरह से जो क्या रहेगा, मेन्यूर में ऐसी कौन सी बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज जो है रहती है जिसके कारण जो प्लैंकटन की ग्रोथ है वो इंक्रीज हो जाती है। यानी जब हम मेन्यूर डिपॉजिट करते हैं तो उसमें ऐसा क्या घटक रहता है, क्या कंपाउंड रहता है जिसके कारण जो है प्लैंकटन की ग्रोथ यहाँ पर बढ़ जाती है। तो मैक्सिमम हर एक जगह पर हमारे पास जो है यहाँ पर सिमिलर आंसर इसका रहने वाला है कि चाहे हम कोई भी करें, जब भी हम मेन्यूर को डिपॉजिट करेंगे तो वहां पर क्या बढ़ेगा, नाइट्रोजन बढ़ेगा, वहां पर फॉस्फोरस कंटेंट वहां पर बढ़ेगा, जिसके कारण जो प्लैंकटन की ग्रोथ होगी वो क्या होगी, प्रमोट यहाँ पर होगी। बिल्कुल सही है सभी का, राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन बी। तो इस आंसर को आपने पक्का कर लेना, आपका चाहे किसी भी तरह का हम मेन्यूर डाल रहे हैं उससे आपका क्या बढ़ता है भाई, नाइट्रेट्स एंड सल्फेट्स जो है वहां पर, सॉरी फॉस्फेट्स जो है वहां पर जो है क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। ठीक है, नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस जो है वहां पर बढ़ता है। ठीक है, ध्यान रखना है आपने। इसके बाद देखिए, व्हाट इज द की साइंटिफिक रीजन फॉर कंस्ट्रक्टिंग पिगस्टीज ओवर और नियर द पॉन्ड एम्बैंकमेंट इन एन इंटीग्रेटेड फिश कम पिग फार्मिंग सिस्टम। यानी कि जैसे हमने क्लास में भी पढ़ा कि जो भी हम पिगस्टी तैयार करेंगे, यानी कि सुअर को रखने वाला उनका जो शेड होगा, या तो उसको हम जो है पानी के बिल्कुल ऊपर करेंगे जहां पर हमने फिशेज यहाँ पर रखी, और इसी के ऊपर जो हम ऊपर वाले मंजिल में क्या कर देते हैं, यहाँ पर पिगस्टी बना देंगे। यहाँ पर जो है पिगस्टी होगी, ठीक है, ये क्या होगी, पिगस्टी होगी, और ये जो है हमारे पास क्या होगी, फिशेज के लिए जो है पॉन्ड हो गया। तो या तो हम इसको ऊपर रखते हैं या बिल्कुल यहाँ पर किनारे में जो है बना देते हैं, बट ज्यादा दूर नहीं बनाते, पास में ही तैयार करते हैं।
पॉन्ड के आसपास ही बनाया जाता है, या ऊपर बनाया जाएगा या पास में बनाया जाएगा। अब क्यों बनाया जाता है ये आपको बताना है। इट इंप्रूव वेस्ट ड्रेनेज एंड मिनिमाइज न्यूट्रिएंट लॉस। इससे क्या होता है, एक तरह से जो वेस्ट को हमने यहाँ से यहाँ डालने में जो आसानी रहती है, यहाँ से यहाँ डालने में आसानी रहती है, और न्यूट्रिएंट का जो लॉस है वो भी नहीं होता, ये है रीजन। या इट प्रिवेंट एक्सेसिव मैन्यूर एक्यूमुलेशन इन दी पॉन्ड। क्या होता है, इसके कारण जो है एक्सेसिव मैन्यूर एक्यूमुलेशन जो है नहीं होता पॉन्ड में, अगर हम इस तरह से रखते हैं। या इसके कारण जो है ऑक्सीजन लेवल जो है पानी में वो कम हो जाता है। या फैसिलिटेट इवन डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि जो है अगर हम इस तरह से रखें तो इस कारण से जो है इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है पॉन्ड में, क्या जो भी हम मैन्यूर डालते हैं वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ये तो होगी डिस्ट्रीब्यूशन वाली प्रोसेस, अगर ये होता तो सही, तो ये भी हो जाता, बट ये है डिस्ट्रीब्यूशन। इवनली डिस्ट्रीब्यूट वो तब होगा जब हम उसे इवनली डालेंगे। तो ये ऊपर लगा दो, उसको पास में बना दो, इसका कोई रिलेशन इसके साथ नहीं है। तो डायरेक्ट आंसर हमारे पास कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसके कारण जो है हमारे पास ड्रेनेज इंप्रूव्ड रहती है। जैसे पिगस्टीज यहाँ पर है, इनका मैन्यूर अपने आप जो है यहाँ पर ड्रॉप होता रहेगा, ड्रेनेज अच्छे से होगी इसकी। यहाँ पर है तो यहाँ से हम जो है एक प्रॉपर चैनल बना सकते हैं, इसके थ्रू प्रॉपर्ली ड्रेन यहाँ पर कर लेंगे। और अगर कहीं दूर ये होती तो वहां से लाते हम मैन्यूर, या किसी मीडियम के थ्रू लाया जाता, वहीं पर रख लेते, तो वहां पर जो है लॉस होता न्यूट्रिएंट का। तो इस कारण जो है लॉस नहीं होता मैन्यूर का, डायरेक्ट जो है मैन्यूर इजीली हम क्या कर सकते हैं, वाटर बॉडी में डाल सकते हैं। ठीक है, चलिए। Why it is crucial to temporarily stop pig manure application during an algal bloom in an integrated fish cum pig farm। देखिए, इंटीग्रेटेड फिश कम पिग फार्मिंग में हम क्यों रोक देते हैं यहाँ पर मैन्यूर डालना, जो हम क्यों रोक देते हैं, क्यों जो है स्टॉप कर देते हैं, उसका क्या फायदा हमारे पास रहता है। देखिए, इससे क्या होता है, टू प्रिवेंट एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ जू प्लैंक्टन विच कम्पीट विद फिश फॉर ऑक्सीजन, कि हम जो है जू प्लैंक्टन यहाँ पर जो उनकी ग्रोथ है वो ज्यादा हो जाती है, जिसके कारण वही जो है ऑक्सीजन कंज्यूम करने लग जाते हैं, मछलियों के लिए ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ये रीजन है। या दूसरा, टू रिड्यूस रिस्क ऑफ यूट्रोफिकेशन लीडिंग टू ऑक्सीजन डिप्लीशन। तो देखिए ये राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा, यूट्रोफिकेशन से बचाता है। यहाँ पर क्या होता है, यूट्रोफिकेशन से बचने के लिए ये किया जाता है कि जब हमें लगे कि एल्गल ग्रोथ वहां पर हो रही है तो हम क्या कर देते हैं, एप्लीकेशन जो है क्या कर देंगे, रोक देंगे, ताकि यूट्रोफिकेशन वहां पर ना हो। जी हम बिल्कुल, सभी का बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पर, ऑप्शन बी राइट आंसर हमारा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि अगर देखिए जो यूट्रोफिकेशन होगी, ज्यादा से ज्यादा एल्गी की ग्रोथ होगी या एक्वेटिक प्लांट की ग्रोथ हो गई, तो उसके कारण क्या होगा, जो ऑक्सीजन लेवल होगा वो कम हो जाएगा, सारी सारी ऑक्सीजन ये कंज्यूम कर लेंगे, तो मछलियों के लिए ऑक्सीजन कम हो जाएगी और मछलियों में जो है मोर्टेलिटी देखी जा सकती है, मछलियों की डेथ हो सकती है। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारे पास, इन अ प्रॉपर्ली मैनेज्ड इंटीग्रेटेड फिश कम पिग फार्मिंग सिस्टम व्हाट इज द ऑप्टिमल रेशियो ऑफ पिग नंबर्स टू पॉन्ड एरिया फॉर इफेक्टिव फर्टिलाइजेशन। ये आपको बताना है, यानी कि जब हम 1 हेक्टेयर एरिया के लिए पिग्स को पाल रहे हैं तो कितने पिग्स हमने पालने हैं 1 हेक्टेयर एरिया के लिए, ताकि उनके द्वारा प्रोड्यूस किया गया जो मैन्यूर है वो जो है वहां पर प्रॉपर उपलब्ध उनके लिए करवाया जा सके। ठीक है, 1 हेक्टेयर की उपलब्धता पूरी की जा सके, इसके लिए हमें कितने पिग्स वहां पर पालने की जरूरत है, ये आपको जो है बताना है। चलिए जल्दी से कमेंट करके बताइए। जी हाँ, बिल्कुल राइट आ रहा है सभी का आंसर भाई, ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ बिल्कुल राइट है, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। कितने पिग्स चाहिए 1 हेक्टेयर के लिए, 30 से 40 पिग्स पालने की जो है जरूरत रहती है। अगला देखिए, व्हाट इज द मोस्ट इफेक्टिव बायोलॉजिकल मेथड फॉर कंट्रोलिंग एक्वेटिक वीड इन एन इंटीग्रेटेड फिश कम पिग फार्मिंग। जब हम इंटीग्रेटेड फिश कम पिग फार्मिंग यहाँ पर कर रहे हैं तो ऐसा कौन सा मेथड हमारे पास रहता है जिसके कारण हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हैं किसको, जो वीड ग्रोथ हो रही है। और कंट्रोल कैसे करना है, केमिकल के छिड़काव से नहीं, ध्यान देना है, बायोलॉजिकली कैसे कंट्रोल करेंगे। बायोलॉजिकल मेथड कौन सा हो सकता है कि हम जो है जो घास वहां पर उग रहा है उसको जो क्या करें, कंट्रोल करें। तो देखिए ऑप्शन है, इंट्रोड्यूसिंग हर्बीवोरस फिश स्पीशीज एज ग्रास कार्प, की ग्रास कार्प जैसी जो भी घास खाने वाली मछलियां हैं उनको हम ज्यादा से ज्यादा पालें। या मैन्यूर एप्लीकेशन को जो हम क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, जिसके कारण जो है यहाँ पर वीड की जो जर्मिनेशन है वो कम हो जाएगी। तो ये तो उल्टा हो गया भाई, ये तो नहीं होगा। इसके अलावा देखिए, स्प्रेइंग डायूरॉन सिमाजिन एट रिकमेंडेड कंसंट्रेशन, तो ये तो कर सकते हैं, बट हमने पूछा यहाँ पर क्या, बायोलॉजिकली पूछा, तो ये क्या हो गया, केमिकल कंट्रोल हो गया। इसके बाद देखिए, ड्रेनिंग एंड ड्राइंग दी पॉन्ड पीरियडिकली टू रिमूव दी वीड रूट्स, के हम क्या करेंगे, पॉन्ड से समय समय पर पूरा पूरा पानी निकालते रहेंगे, और मछलियों को कहाँ पर रखेंगे भाई फिर, तो ये भी जो है नहीं होगा। ठीक है, तो पूरा पूरा पानी कभी भी वहां से नहीं निकाला जाता, क्या, क्योंकि पूरी पूरी मछलियां जो है क्या हो जाएंगी वहां पर, जो है इस तरीके से देखा जाए तो मछलियों की डेथ हो जाती है। कई बार जो है किया जाता है, जब एक्सेस वहां पर देखा जाता है तो किया जाता है कि मछलियों को निकाल लिया जाता है और पूरा पूरा टैंक फिर स्टरलाइज कर लिया जाता है, फिर से उनको जो है डाला जाता है। ठीक है, ऐसा भी कई बार कर लिया जाता है, बट रेगुलर बेसिस पर नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं हम, इसका बायोलॉजिकल कंट्रोल कर सकते हैं कि हम क्या करें, यहाँ पर हर्बीवोरस जो स्पीशीज है, यानी कि घास खाने वाली जो मछलियां जैसे ग्रास कार्प हो गया, उनको रखें। तो सभी का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर होने वाला है।
चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन साउदर्न एंड कोस्टल स्टेट द स्टॉकिंग एंड हार्वेस्टिंग शेड्यूल ऑफ पोल्ट्री कम फिश फार्मिंग इज प्राइमरली बेस्ड ऑन विच फैक्टर। तो ये आपने ध्यान देना है। ये बताइए भाई कि साउथ रीजन में और जो कोस्टल रीजन है, तो इन एरिया में जो स्टॉकिंग का और हार्वेस्टिंग का जो एक शेड्यूल है, किसमें? पोल्ट्री कम फिश फार्मिंग में। ठीक है, जब हम पोल्ट्री कम फिश फार्मिंग करते हैं तो कोस्टल और साउदर्न रीजन में जो है हार्वेस्टिंग और स्टॉकिंग का शेड्यूल किस चीज पर जो है यहाँ पर डिपेंड करता है, किस चीज पर जो है निर्भर यहाँ पर रहता है, ये आपको बताना है भाई, किस चीज पर निर्भर यहाँ पर रहता है। सीजनल वेरिएशन इन वाटर टेम्परेचर, क्योंकि वाटर टेम्परेचर में जो है सीजनल वेरिएशन देखी जाती है, इसलिए साउथर्न और कोस्टल रीजन में एक समय पर और नॉर्दर्न रीजन में एक समय पर हम क्या करते हैं, स्टॉकिंग हार्वेस्टिंग का जो समय है वो सेम सेम रहता है। या इसके अलावा मार्केट प्राइस जो है लोकल एरिया में कम ज्यादा होने के कारण, या इसके अलावा रेनफॉल पैटर्न और वहां पर बाढ़ ना आ जाए, इस तरह की जो संभावित स्थितियां रहती हैं उनसे बचने के लिए जो है सेम टाइम पे यहाँ पर यह होता है। या पोल्ट्री बर्ड ब्रीडिंग सीजन के आधार पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर स्टॉकिंग जो है करते हैं एक ही समय पर। तो चलिए भाई बताइए राइट आंसर जो है क्या रहने वाला है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। 22 का बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सीजनल वेरिएशन इन वाटर टेम्परेचर। जी हाँ बिल्कुल सही है भाई। ठीक है, मैक्सिमम मेजर अगर हम देखें तो एग्रोक्लाइमेटिक जोन में चेंजेस क्या है, या तो रेनफॉल के चेंजेस है, रेनफॉल पैटर्न के चेंजेस है, या दूसरा देखा जाए तो टेम्परेचर के चेंजेस है। तो देखिए जब भी हम इस तरह के इंटीग्रेटेड सिस्टम अपना रहे हैं, या कोई भी हम मत्स्य पालन कर रहे हैं या मछली पालन कर रहे हैं, तो हम तो बिल्कुल ऐसी खुली जगह पर नहीं करेंगे जहां पर फ्लड आ जाए। एक कंट्रोल्ड अच्छी खासी जगह पर किया जाता है। कंट्रोल कहां पर नहीं हो सकता? टेम्परेचर पर नहीं हो सकता। किस पर नहीं हो सकता ज्यादातर कंट्रोल? टेम्परेचर पर नहीं हो सकता। ठीक है, ओवरऑल अगर देखा जाए लार्ज स्केल में अगर कोई फार्मर करना चाहे, कोई करना चाहे, तो वो एक तरह से प्रिवेंटिव स्ट्रक्चर तो बना सकता है, प्रोटेक्टेड और सुरक्षित ढांचा तो वो तैयार कर सकता है, बट टेम्परेचर पर वो कंट्रोल नहीं रख सकता। तो इसीलिए देखा जाए तो साउथर्न रीजन में जो है यहाँ पर विंटर सीजन में जो है क्या देखी जाती है, हम स्टॉकिंग का यहाँ पर देखते हैं। और उस समय पर जो जब गर्मी का जो समय है वो ज्यादा ना हो, उस समय पर जो है यहाँ पर क्या किया जाता है, स्टॉकिंग जो है की जाती है। और सिमिलर जो है नॉर्दर्न रीजन में जो है वहां पर गर्मियां ज्यादा उतनी ज्यादा नहीं रहती, इस कारण से जो है गर्मी के समय में क्या कर दी जाती है, वहां पर स्टॉकिंग कर दी जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए राइट हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा। रेनफॉल पैटर्न या फ्लड पॉसिबिलिटी की बात करें तो हम जो है एक तरह से सुरक्षित स्थान पर कर रहे हैं इसको, कोई फार्मर भी करेगा तो वो भी एक सुरक्षित स्थान पर करेगा। ओके, तो इसलिए जो है इनका इस पर ज्यादा डिफेक्ट नहीं रहता या प्रभाव नहीं रहता सिलेक्शन पर। किसका प्रभाव रहता है यहाँ पर? टेम्परेचर का। ठीक है, तापमान का रहता है। जी हाँ, जैसे मैंने भैया अभी आपको बताया कि टेम्परेचर को कंट्रोल तो किया जा सकता है। ठीक है जी विकास कुमार जी, टेम्परेचर को कंट्रोल तो कर सकते हैं हम। ठीक है, नॉर्मल जो है हायर लेवल पर किया जा सकता है ज्यादा से ज्यादा, और इतना ज्यादा भी नहीं किया जा सकता कि पूरे के पूरे वाटर की सतह तक हम क्या करें, वहां पर जो है टेम्परेचर को कंट्रोल करें। ठीक है, और इसके अलावा जैसे मैंने बात की, जो लोकल फार्मर रहते हैं तो वो टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं करेंगे, कहीं ओपन में ही वो क्या करेंगे, अपना एक तरह से क्या लगाएंगे, जो भी उनका रहेगा। ठीक है, जो भी उनका स्ट्रक्चर रहेगा, तो वो ऐसा बिल्कुल ओपन में तो नहीं करेंगे। तो वो जो है एक तरह से ज्यादा सुरक्षित स्थान बना लेंगे कि जो कि बाढ़ से तो वो सुरक्षित ही हो, और इतनी ज्यादा भी बाढ़ का एरिया में वो नहीं करेंगे फिशरीज की, जहां पर जो है ज्यादा नुकसान वहां पर हो उनको। ठीक है, तो इसलिए जो है वो कंट्रोल जो है ज्यादातर किस पर नहीं कर सकते, टेम्परेचर पर ज्यादा वो कंट्रोल नहीं रख सकते। वहीं पर देखा जाए तो जो नॉर्दर्न रीजन है, टेम्परेचर जो है वहां पर थोड़ा मॉडरेट सा रहता है। ठीक है, वहीं पर साउथर्न रीजन की बात करें तो वहां पर जो है गर्मियां ज्यादा पाई जाती हैं। ठीक है, तो इसलिए जो है वहां पर क्या होता है, आपका नॉर्मली किस पर डिपेंड रहता है, टेम्परेचर पर डिपेंड रहता है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना भाई इसमें। रेनफॉल पैटर्न हो रहा है, रेनफॉल हो रही है तो बाहर हो रही है, हम जो है एक तरह से बंद स्ट्रक्चर में भी कर सकते हैं इस चीज को, वहां पर प्रॉपर एरेशन वेंटिलेशन की जो है जगह बनाए, और इसके अलावा जो है हम वहां पर प्रॉपर वेंटिलेशन आती रहेगी, एयर भी आती रहेगी, सनलाइट भी आती रहेगी, ऊपर से ढका हुआ अच्छा खासा वहां पर स्ट्रक्चर हम क्या कर देंगे, तैयार कर देंगे। और साथ ही साथ देखिए पोल्ट्री कम फिश फार्मिंग की हम बात कर रहे हैं, तो पोल्ट्री कम फिश फार्मिंग ऐसे बिल्कुल ओपन जगह पर तो हम नहीं बनाएंगे कि जहां पर मुर्गों को भी बाहर रख रहे हैं और फिशेस को भी बाहर रख रहे हैं। तो थोड़ा प्रोटेक्टेड एरिया में इसको हम बनाएंगे, जहां से जो हम बाढ़ का कोई फर्क ना पड़े, ऊपर से छत रहेगी उसके ऊपर, तो इस तरह से जो है रेनफॉल पैटर्न का भी कोई ज्यादा फर्क नहीं रहेगा उस पर। तो इस तरह से ज्यादा इफेक्ट किसका होगा, टेम्परेचर का होगा भाई। ठीक है, तो इस पर कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों ने। ठीक है, ऑप्शन बी भी हो सकता है। तो देखिए जो ऑप्शन बी आप कह रहे हैं, आशा किरण राणा जी, देखिए ऑप्शन कौन सा कह रहे हैं भाई, ऑप्शन बी भी हो सकता है, राहुल शर्मा जी कह रहे हैं ऑप्शन बी भी हो सकता है। तो देखिए ऑप्शन बी क्यों नहीं हो सकता, ऑप्शन बी ही अगर हमें करना होता है यहाँ पर, तो हम यहाँ पर साउथर्न या कोस्टल स्टेट नहीं लिखते। तो वो तो यहाँ पर जो है एक तरह का रीजन कहाँ पर हो सकता है, नॉर्दर्न रीजन में भी हो सकता है कि लोकल मार्केट में फिश के प्राइस कम ज्यादा हो रहे हैं, तो उसका भी इफेक्ट हो सकता है। तो स्पेसिफिकली हम यहाँ पर रीजन की बात कर रहे हैं, इसलिए आपका जो है कहाँ पर टेम्परेचर मोस्ट अप्रोप्रिएट रहेगा। ठीक है,
अच्छा नहीं हो सकता ये कह रहे थे, चलिए भाई ठीक है बिल्कुल नहीं हो सकता, बी भी नहीं हो सकता। ठीक है, पोल्ट्री बर्ड ब्रीडिंग सीजन ये भी नहीं हो सकता, तो मेजरली आपके पास जो है टेम्परेचर वाला रहेगा। ठीक है, चलिए चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट इज द प्राइमरी इकोलॉजिकल बेनिफिट ऑफ यूजिंग डीप रूटेड ट्रीज इन एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम। देखिए एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम यानी कि एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री को हम एक साथ करेंगे, पेड़ पौधे भी लगाएंगे और साथ साथ जो है एग्रीकल्चरल क्रॉप भी लगाएंगे। तो इसमें अगर देखिए हम यहाँ पर बात करें तो आपके पास क्या रहता है कि जब हम डीप रूटेड यहाँ पर ट्रीज लगाते हैं तो उसका क्या फायदा होता है, प्राइमरी बेनिफिट क्या है उसका। जब हम जो है डीप रूटेड ट्रीज लगाते हैं किसी भी खेत में तो उसका क्या फायदा होता है, तो देखिए जैसे कि हम क्रॉप लगा रहे हैं, ये हमारे पास फील्ड है। ठीक है, क्या है ये फील्ड है हमारे पास, इसमें हम क्या कर रहे हैं फसलों का उत्पादन कर रहे हैं। क्या लगा रहे हैं यहाँ पर, मान लीजिए हम फसलें लगा रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए गेहूं हमने यहाँ पर ये प्लांट किया हुआ है। तो अब देखिए गेहूं कैसे है, फाइब्रस रूटेड है। ठीक है, कैसा है, फाइब्रस रूटेड है, यानी कि ये जो है लगभग ये डेप्थ है हमारे पास। ठीक है, तो ये जो है लगभग इस डेप्थ तक क्या करेगा, न्यूट्रिएंट तो ये अपटेक कर लेगा, बाकी यहाँ पर जो कुछ न्यूट्रिएंट पड़े हुए हैं वो तो ऐसे ही वेस्ट होते रहेंगे और इसके बाद हमें फिर से अप्लाई करने पड़ेंगे न्यूट्रिएंट, तब जाकर के ऊपर वाले सरफेस पे हमें अवेलेबल हो पाएंगे। तो इस कारण से क्या किया जाता है, हम जो है ट्रीज भी प्लांट करेंगे। ट्रीज जाएंगे बिल्कुल गहराई तक, उनकी जड़ें जाएंगी बिल्कुल गहराई तक और गहराई में जो न्यूट्रिएंट पड़े हुए हैं वो जो है वो अपटेक करके लाएंगे और उनको यूटिलाइज करेंगे ताकि दोनों सरफेसेस जो है प्रॉपर अमाउंट में यहाँ पर न्यूट्रिएंट का एक बैलेंस बना रहे, गहराई में भी बना रहे और बिल्कुल साथ ही साथ देखा जाए तो यहाँ पर जो है एक तरह से ऊपर वाले सरफेस पर भी जो है न्यूट्रिएंट बने रहेंगे। जब तक ये गहराई से न्यूट्रिएंट लेते रहेंगे तब तक यहाँ पर क्या हो जाएगा, सरफेस वाले न्यूट्रिएंट में हीलिंग आ जाएगी। तो यही रीजन हमारे पास रहता है कि हम डीप रूटेड ट्रीज को लगाते हैं। ऑप्शन सी इस तरह से हमारे पास क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा कि रिसाइकलिंग डीप सॉइल न्यूट्रिएंट इनएसेसिबल टू शैलो रूटेड क्रॉप, क्योंकि यही जो शैलो रूटेड क्रॉप है यहां तक नहीं पहुंच पाती, तो इसलिए ट्रीज लगा लेते हैं जो लोअर सरफेसेस में न्यूट्रिएंट को अपटेक कर लेंगे। ठीक है, अगला देखिए, व्हाई शुड ओवरवेट पिग बी अवॉइडेड फॉर बैकन प्रोडक्शन इन इंटीग्रेटेड फिश कम पिग फार्मिंग सिस्टम। जो ओवरवेट पिग होते हैं उनको जो हम बैकन प्रोडक्शन या मीट प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं, क्या उसका रीजन रहता है, ये आपको बताना है। तो देखिए क्या उनमें एक्सेसिव फैट डिपोजिशन होती है जिसके कारण मार्केट वैल्यू जो है बैकन की कम हो जाती है, या वो ओवरवेट जो पिग हैं वो लोअर क्वालिटी मैन्योर एक्सक्रीट करते हैं जिसके कारण जो पॉन्ड की प्रोडक्टिविटी है वो कम हो जाती है, या जो स्लॉटर प्रोसेस होती है वो ज्यादा एक्सपेंसिव होती है। अगर हम 80 किलो के ज्यादा वेट वाले पिग को वहां पर स्लॉटर करते हैं तो स्लॉटर में जो ज्यादा खर्चा आता है ये प्रोसेस टफ होती है, या इसके अलावा जो हैवी पिग रहते हैं रिक्वायर एडिशनल टाइम टू एक्लाइमेट टू एक्वाकल्चर एनवायरनमेंट। जो हैवी पिग रहते हैं उनको जो है एक्लिमेटाइजेशन के लिए, यानी कि जो एक्वाकल्चर वाला जो हैबिटेट होता है उसमें एडॉप्ट होने के लिए उनको जो है समय लग जाता है। एक्लिमेटाइजेशन का मतलब क्या होता है कि किसी नए एनवायरनमेंट में एडॉप्टेशन करना। ठीक है, किसी नए एनवायरनमेंट में जो है फिट होना, तो उसमें उन्हें समय लग जाता है, इसलिए हम जो है उनको जो है इस्तेमाल यहाँ पर जो है हैवियर पिग को इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है, तो चलिए भाई बताइए क्यों जो है यहाँ पर ओवरवेट को क्यों नहीं किया जाता। ऑप्शन बी भी कह रहे हैं, सी भी कह रहे हैं, कुछ लोग डी भी कह रहे हैं। तो देखिए हैवियर पिग रिक्वायर एडिशनल टाइम टू एक्लिमेटाइज, तो देखिए एक्लिमेटाइजेशन तो ब्रीड का डिपेंडेंसी यहाँ पर रहेगी। ठीक है, किस पर डिपेंड करेगा, ब्रीड पर डिपेंड करेगा कि कौन सी ब्रीड है वो, तो एक्लिमेटाइजेशन ब्रीड पर डिपेंड करेगा, चाहे उसका वजन फिर ज्यादा हो चाहे कम हो। तो मेजर हमारे पास क्या रहता है यहाँ पर, ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। ठीक है, कौन सा रहेगा, ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर रहेगा। देखिए ऑप्शन ए क्या कह रहा है यहाँ पर, ठीक से देखना, एक्सेसिव फैट डिपोजिशन रिड्यूसेस द मार्केट वैल्यू ऑफ बैकन, क्योंकि उसमें जो फैट डिपोजिशन है वो ज्यादा खा करके जो है बहुत ही हैवी हो चुका होता है, फैट उसमें ज्यादा रहता है, इस कारण जो मार्केट में उसकी जो बैकन है एंड जो मीट रहता है, पोर्क रहता है, उसकी जो वैल्यू है वो कम हो जाती है। तो इसलिए हम जो है यहाँ पर क्या नहीं करते, ओवरवेट पिग को जो है बैकन प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल में नहीं लाया जाता है। इसलिए समय रहते ही पिग में हमने देखी, पिग वाली क्लासेस में हमने ये भी बात कर ली थी, जब भी हमने पिगरी वाली क्लास की थी तो उसमें हमने ये भी पढ़ा था कि लगभग 6 महीने से पहले पहले ही उनकी पूरी की पूरी क्या हो जानी चाहिए, हार्वेस्टिंग जो है हो जानी चाहिए। ठीक है, पूरी की पूरी जो है उनका एक तरह से रीस्टॉकिंग हो जाती है। यानी कि जब हम इंटीग्रेटेड तरीका अपनाते हैं फिश वाला, तो यहाँ पर सुअर को हम 2 बार स्टॉक कर लेते हैं, फिश की स्टॉकिंग हम 1 बार करेंगे। 2 बार क्या हो जाती है यहाँ पर, जो पिग्स रहते हैं उनकी स्टॉकिंग साल में 2 बार हो जाएगी और फिश की 1 बार हो जाएगी। तो इसलिए जो है ये किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए which of the following represents a major systemic risk associated with large enterprises in agriculture system। तो देखिए जब भी हम लार्ज एंटरप्राइजेस की बात करते हैं, जैसे हमने बात की स्मॉल मीडियम लार्ज एंटरप्राइजेस की, तो क्या होते हैं, स्मॉल यानी कि जो थोड़े बहुत एरिया को कवर कर रहे हैं, ऐसा कोई बिजनेस हम कर रहे हैं। मीडियम यानी कि जो थोड़ा नेशनल लेवल तक कवर कर रहे हैं। लार्ज यानी कि जो इंटरनेशनल मार्केट तक हम जो बिजनेस यहाँ पर कर रहे हैं, तो वो क्या होता है आपका, नॉर्मली कहा जाए तो वो क्या कहलाएगा आपका, उसे अगर हम कहें यहाँ पर, ठीक है, तो यानी कि जो लार्ज इंटरप्राइजेस हैं उसमें जो है क्या रिस्क रहता है, यहाँ पर मेजर रिस्क क्या रहता है, यानी कि जो इंटरनेशनल लेवल तक हमारा बिजनेस जो फैला हुआ है, लार्ज इंटरप्राइजेस है, हम इंपोर्ट करते हैं एक्सपोर्ट करते हैं,
तो उस पर जो है क्या इफेक्ट यहाँ पर रहता है, उसमें मेजर रिस्क क्या रहता है, यहाँ पर कौन सा जो है यहाँ पर एक स्टेटमेंट मेजर रिस्क को रिप्रेजेंट कर रही है कि हाँ कि जब भी हम जो है लार्ज इंटरप्राइजेस पर जाएंगे तो वो रिस्क जो है वहां पर देखने को मिलेगा। तो कौन सा है भाई, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस ड्यू टू रिड्यूस्ड पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस ड्यू टू लॉजिस्टिक इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो है यहाँ पर क्या हो जाता है कि अच्छी लॉजिस्टिक से फसल की बर्बादी यहाँ पर कम हो जाती है, ये रहता है भाई। इंटरनेशनल मार्केट से तो इसका कोई रिलेशन नहीं है, ये तो हमारे पास जो है किस में देखा जा सकता है, ऐसा तो स्मॉल मीडियम में भी देखा जा सकता है। इसके अलावा देखिए प्राइस इंस्टेबिलिटी कॉज बाय ग्लोबल मार्केट डिपेंडेंस, कि हम जो है पूरी तरह से ग्लोबल मार्केट पर डिपेंड रहते हैं, जिसके कारण जो है हम वहां पर ग्लोबल मार्केट के प्राइस पर ही हमें क्या होता है यहाँ पर डिपेंडेंसी होती है, और ग्लोबल मार्केट में प्राइस चेंज होने के कारण हमें पर भी जो है काफी इफेक्ट रहता है, बिजनेस पर इफेक्ट रहता है, ये जो है रिस्क होता है वहां पर। इंप्रूव्ड एसेस टू हाई वैल्यू एक्सपोर्ट मार्केट, तो इस कारण से हम क्या कर सकते हैं, जो हाई वैल्यू एक्सपोर्ट मार्केट में हम एसेस कर सकते हैं, उसके लिए जो है इंप्रूवमेंट मिलती है, तो ये तो अच्छी बात है भाई, तो ये तो एक तरह से ड्रॉबैक नहीं है, यहाँ पर रिस्क की बात की जा रही है। इंक्रीज एफिशिएंसी थ्रू मैकेनाइजेशन, यहाँ पर हम ज्यादातर मशीनों का ही इस्तेमाल करते हैं, जिस कारण जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाती है, तो ये भी जो अच्छा पॉइंट है, ये बुरा पॉइंट नहीं है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन बी, जिसका भी बी है वो राइट आंसर है बिल्कुल। यानी कि क्या हो जाता है कि जो ग्लोबल मार्केट में हमें डिपेंड रहना पड़ता है, और वहीं पर अगर प्राइस में कोई भी चेंजेस आ जाते हैं, क्योंकि प्राइस में इंस्टेबिलिटी वहां पर रहती है, तो उस कारण से रिस्क में भी वहां पर हो सकता है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है, हाउ डू मीडियम इंटरप्राइजेस सर्व एज अ क्रिटिकल लिंक इन द एग्रीकल्चरल वैल्यू चेन। देखिए जो मीडियम इंटरप्राइजेस हमारे पास रहते हैं, यानी कि लगभग जो नेशनल लेवल तक आपका जो बिजनेस फैला हुआ है, ठीक है, सर्व एज अ क्रिटिकल लिंक इन दी एग्रीकल्चरल वैल्यू चेन, एग्रीकल्चर वैल्यू चेन में जो है एक तरह का क्रिटिकल लिंक की तरह जो है वो उसका क्या रहता है, एक तरह से योगदान रहता है। ठीक है, यानी कि मध्यम उद्यम कृषि क्षेत्र में कैसे एक कड़ी लिंक का काम करती है, ये आपको बताना है। देखिए यहाँ पर कैसे जो है लिंक का काम करेगा, यहाँ पर जब भी हम क्या करेंगे, मीडियम इंटरप्राइजेस का जब भी हम बिजनेस करते हैं, देखिए ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहे हैं, बताइए जल्दी से राइट आंसर जो है क्या रहने वाला है इसका। देखिए बाय एक्सपोर्टिंग हाई टेक प्रोसेस्ड गुड डायरेक्टली, हम क्या करते हैं यहाँ पर जो हाई टेक जो प्रोसेस्ड गुड है उसको हम डायरेक्टली एक्सपोर्ट कर सकते हैं मीडियम इंटरप्राइजेस में, तो ये तो नहीं होगा भाई। एक्सपोर्टिंग का काम ज्यादातर कहाँ पर जाता है हमारा, जो हमारे लार्ज इंटरप्राइज रहते हैं। फिर देखिए बाय ऑफरिंग डायरेक्ट मार्केट एसेस बाय लोकल हार्ट, जितने भी हमारे जो है लोकल कोई भी कंज्यूमर हो गया, लोकल जो भी बेचने वाले रिटेलर वगैरह हो गए, वो जो है यहाँ पर एसेस कर सकते हैं, डायरेक्ट मार्केट एसेस जो है उनके लिए ऑफर किया जाता है यहाँ पर। इसके अलावा देखिए बाय कनेक्टिंग स्मॉल प्रोड्यूसर टू नेशनल एंड ग्लोबल मार्केट्स, ये हमारे पास जो है रहता है। इसके अलावा बाय इंप्लीमेंटिंग फार्म बेस्ड आईओटी नेटवर्क्स, क्या रहता है हमारे पास कि हम क्या करते हैं यहाँ पर फार्म बेस्ड आईओटी नेटवर्क्स जो है यहाँ पर इंप्लीमेंट हम करते हैं, जिसके थ्रू जो है क्या बोलता है एग्रीकल्चर वैल्यू चेन में जो है एक तरह का क्रिटिकल लिंक जो है यहाँ पर बनता है। तो बताइए राइट आंसर जो हमारे पास क्या यहाँ पर रहेगा। मैक्सिमम लोग कह रहे हैं ऑप्शन बी, ऑप्शन बी यानी कि बाय ऑफरिंग डायरेक्ट मार्केट एसेस बाय लोकल हार्ट। देखिए यहाँ पर बात की जा रही है हमारे पास किसकी, एग्रीकल्चरल वैल्यू चेन की बात यहाँ पर की जा रही है, तो ये भी देख लीजिए भाई, एग्रीकल्चरल वैल्यू चेन की बात की जा रही है, लिंक्स की बात की जा रही है यहाँ पर। ठीक है, तो राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, जिसका भी ऑप्शन सी है बिल्कुल राइट आंसर है। आईओटी नेटवर्क एक्सप्लेन कर देंगे सर आप। देखिए आईओटी को क्या कहा जाता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहलाता है, क्या क्या कहलाता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। यानी कि देखिए मान लीजिए कोई भी हम कल्टीवेशन कर रहे हैं, एक खेत को ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, एक खेत को ले लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक फील्ड है, इस फील्ड में हमने क्या की है, कल्टीवेशन की है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, इरिगेशन देनी है, तो इरिगेशन देने के लिए मान लीजिए हम यहाँ पर जो है स्मार्ट फार्मिंग का सिस्टम लगा रहे हैं, इरिगेशन सिस्टम हम यहाँ पर लगा रहे हैं ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। ठीक है, कौन सा लगाया, मान लीजिए हमने ड्रिप इरिगेशन सिस्टम यहाँ पर हमने लगाया है, ये मान लीजिए क्या लगे हैं, पेड़ पौधे लगे हैं, ऑर्चर्ड यहाँ पर लगाया गया है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम हमने लगाया है। अब देखिए ये जो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है क्या है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। ओके, तो एक तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना हो गया। अब इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी में ये ड्रिप इरिगेशन सिस्टम अपने आप ऑटोमेटिकली स्टार्ट होगा, इसके लिए हमने क्या लगाया है, यहाँ पर जो हमने मॉइस्चर मीटर लगाया हुआ है। मॉइस्चर मीटर को जो है सेंसर के थ्रू, और इसके अलावा जो भी दूसरे हमारे पास जो है कनेक्टिविटी के सॉफ्टवेयर ऐसे ब्लूटूथ वगैरह हो गया, डिवाइसेस के बीच में जिस तरह से कनेक्शन बन सकता है, उसके थ्रू हमने जो है इसको जो ड्रिप इरिगेशन का कंट्रोल सिस्टम है उसके साथ क्या कर लिया, लिंक कर लिया। अब जैसे ही यहाँ पर मॉइस्चर कम होगा तो वैसे वैसे अपने आप ये क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही मॉइस्चर यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, मॉइस्चर का जो रिक्वायरमेंट है, वाटर की जो रिक्वायरमेंट है यहाँ पर पौधे के लिए वो पूरी हो जाएगी, वैसे ये बंद हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी अगर हम बात करें तो ये तो इरिगेशन सिस्टम में हो गया, यानी कि दो डिवाइसेस यहाँ पर आपस में क्या है, कनेक्टेड है।
वैसे ही हम जो है मान लीजिए ड्रोन का यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं मॉनिटरिंग के लिए, ठीक है, किसका, ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं मॉनिटरिंग के लिए। तो ड्रोन कहाँ पर किसने पकड़ा हुआ है, पर्सन ने यहाँ पर जो है उसको कंट्रोल कर रहा है, ड्रोन वहां पर फील्ड में घूम रहा है, आपस में किस चीज से कनेक्टेड है, वो इंटरनेट से कनेक्टेड है या किसी ना किसी नेटवर्क से, ब्लूटूथ वगैरह से क्या है वो कनेक्टेड है। तो यानी कि जब इस तरह की हम जो है एडवांस्ड डिवाइसेस या टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल करते हैं तो ये क्या बना देता है, एक तरह से नेटवर्क बना देता है। ड्रोन का जो है रिमोट के साथ नेटवर्क बना हुआ है, मॉइस्चर मीटर का ड्रिप इरिगेशन सिस्टम कंट्रोल सिस्टम के साथ नेटवर्क बना हुआ है। ऐसे ही बहुत सारे सिस्टम हमारे पास यहाँ पर रहते हैं। जैसे हम लेबल कर रहे हैं फील्ड को, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो लेबलर्स हो गए उसका हम इस्तेमाल यहाँ पर करते हैं। यानी कि पूरी पूरी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है और वही टेक्नोलॉजी आपस में एक दूसरे के साथ क्या है, लिंक्ड है, यानी कि पूरा का पूरा एक जाल फैला हुआ है नेटवर्किंग का। तो उसी को हम क्या कहते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहते हैं। यानी कि अच्छे तरीके से, एक प्रिसाइज तरीके से, प्रिसीजन फार्मिंग से हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो है एआई के मदद से क्या करते हैं, यहाँ पर कंप्लीट फार्मिंग करते हैं। तो उसे हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहते हैं, जो कंप्लीट इस तरह का एक नेटवर्क रहता है। ठीक है, ये आपका किस में आता है, ये आता है प्रिसीजन टेक्निक में। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं विकास कुमार जी, किस में आता है ये आपका, प्रिसीजन टेक्निक्स में ये आएगा। ठीक है, जो हम प्रिसीजन फार्मिंग करते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगले की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली आइडेंटिफाइज अ सिस्टम अंडर एग्रो सिल्वी पास्चरल एग्रो फॉरेस्ट्री। ठीक है, डिफरेंट टाइप हमने देखे एग्रो फॉरेस्ट्री के, अलग अलग टाइप की फॉरेस्ट्री हमने देखी। तो उसमें एक है एग्रो सिल्वो पास्चरल, तीन वर्ड आ रहे हैं। एग्रो मीन्स क्या हो गया हमारे पास यहाँ पर, एग्रो का मतलब क्या हो गया, क्रॉप हो गया। ठीक है, मान लीजिए सिंपल सा, कौन सा, क्रॉप हो गया, यानी कि एक क्या लगाई जाएगी, क्रॉप भी लगाई जाएगी। दूसरा सिल्वो क्या हो गया, सिल्वी कल्चर, सिल्वी कल्चर यानी कि ट्रीज को प्लांट करना, ट्रीज भी लगाए जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा इसके अलावा देखिए हमारे पास क्या है यहाँ पर, इसके अलावा आता है पास्चरल, पास्चरल यानी कि क्या हो गया, पास्चर यानी कि लाइफ स्टॉक हो गया। ठीक है, तो इस तरह से बताइए अब राइट आंसर क्या होने वाला है हमारे पास यहाँ पर, कि यानी कि क्वेश्चन पूछा गया कि इनमें से जो है करेक्टली एग्रो सिल्वो पास्चरल को कौन यहाँ पर जो है एक तरह से बता रहा है, डिनोट कर रहा है। तो कौन सा हो जाएगा हमारे पास भाई, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ज्यादातर कहां पर किया जाता है, केरला में क्या किया जाता है, होम गार्डन में, वहां पर कोकोनट भी लगा रहता है, उसमें क्या लगा देते हैं, बनाना भी वो लगा देते हैं, यानी कि ट्री भी लगाए हुए हैं, वहीं पर फ्रूट क्रॉप आप लगा रहे हैं, हॉर्टिकल्चरल एग्रीकल्चरल क्रॉप आप लगा रहे हैं, एग्रीकल्चर भी हो गया, हॉर्टिकल्चर हो गया, और साथ ही साथ लाइफ स्टॉक भी पाल रहे हैं। तो ये किसका एग्जाम्पल है, ये है एग्रो सिल्वो पास्चरल का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इसे हम डाइवर्सिफिकेशन कह सकते हैं एग्रीकल्चर में, कि एक ही फार्मर है, अलग अलग तरीके क्या कर रहा है यहाँ पर अपना रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू इकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन विच एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम वुड बी मोस्ट अप्रोप्रिएट इन सेमी एरिड रीजन फॉर मिटिगेशन और मिटिगेटिंग विंड इरोजन। देखिए इनमें से एग्रो फॉरेस्ट्री का ऐसा कौन सा सिस्टम है जो सबसे ज्यादा सूटेबल रहेगा, किसके लिए, कैसे रीजन के लिए, सेमी एरिड रीजन के लिए जो है सूटेबल रहेगा, यानी कि जहां पर जो है बारिश थोड़ी कम होती हो। ठीक है, एवरेज से थोड़ी कम बारिश वहां पर होती हो, ऐसे जगह के लिए जो है कौन सा सिस्टम एग्रो फॉरेस्ट्री का हमारे लिए जो है यहाँ पर सूटेबल रहेगा, जिसके कारण वहां पर जो विंड इरोजन होता है वो होना कम हो जाएगा, यानी कि वायु के कारण जितना भी वहां पर जो है अपरदन होता है, मृदा अपरदन होता है, वो जो है कम हो जाएगा। कौन सा सिस्टम अपनाएंगे, एक्वा फॉरेस्ट्री ह्यूमिड जोन में, इन ह्यूमिड जोन ये अपनाएंगे, या होम गार्डन्स विद डेंस कैनोपी, यानी कि होम गार्डन तैयार करेंगे और कैनोपी जो उसकी क्या रखी जाएगी, डेंस रखी जाएगी, यानी कि पूरा पूरा कवर कर देंगे सॉइल को, ताकि जो है वहां पर जो है मिट्टी उड़ ना पाए जब भी तेज हवाएं चले। या इसके अलावा देखिए विंड ब्रेक एंड शेल्टर बेल्ट विद हार्डी ट्रीज, क्या लगा देंगे, विंड ब्रेक्स बना देंगे, शेल्टर बेल्ट बना देंगे। विंड ब्रेक शेल्टर बेल्ट क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास खेत है, खेत में हमारी क्या लगी हुई है, यहाँ पर फसल लगी हुई है, तो इसके किनारे किनारे पे जो है बड़े बड़े हम क्या लगा देते हैं, पेड़ लगा देते हैं, ट्रीज लगा देते हैं। ठीक है, किनारों किनारों पर क्या लगाते हैं, ट्रीज लगा देते हैं, और इस तरह से पूरा घेर लिया जाता है ताकि जो ये फसल है ये हमारी बची हुई रहे। तो इसे क्या कहेंगे हम, इसे कहेंगे शेल्टर बेल्ट या विंड ब्रेक, यानी कि हवा को अंदर जाने से क्या कर देगा, ये रोक देगा, ब्रेक कर देगा। शेड टॉलरेंट कोकोआ प्लांटेशन, या जो शेड टॉलरेंट कोकोआ है उसकी प्लांटेशन हम यहाँ पर कर देंगे, तो उससे जो है क्या हो जाएगा, विंड इरोजन कम हो जाएगा। तो देखिए नॉर्मली अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या किया जा सकता है, यहाँ पर जो है हम क्या अपना सकते हैं, एक तरह से देखा जाए तो हम एरिड रीजन में अगर देखें तो यहाँ पर जो होम गार्डन है वहां पर हम थोड़ी डेंस कैनोपी लगाएंगे। हर कोई यहाँ पर होम गार्डन में क्या करेगा, डेंस कैनोपी जो है यहाँ पर क्या करेगा, वो प्लांट करेगा। तो इस कारण से यहाँ पर क्या देखा जा सकता है कि नॉर्मली हम क्या करेंगे, लगा सकते हैं यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा ट्रीज वगैरह अगर हम लगाएं। इसके अलावा देखिए क्या कर सकते हैं हम, विंड ब्रेक्स एंड शेल्टर बेल्ट, ये जो हम लार्ज स्केल पर, जो ये होम गार्डन वाला है ये तो हम कैसे कर सकते हैं, एक नॉर्मल स्केल पर किया जा सकता है, घरों में ये अपनाया जा सकता है। पर जब भी हम जो है एक तरह से कंप्लीट बात करते हैं कि ओवरऑल कैसे रोका जाएगा, रीजंस की जब बात करते हैं, तो हमारे पास राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी कि क्या करेंगे, विंड ब्रेक्स लगाएंगे, शेल्टर बेल्ट लगाएंगे, जिसके कारण जो है काफी ज्यादा जो एरिया है एग्रीकल्चरल एरिया, उसमें क्या होगा, यहाँ पर नॉर्मल तरीके से अगर देखा जाए तो उससे क्या होगा,
जो विंड इरोजन है वो काफी हद तक यहाँ पर रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हाउ डू स्मॉल इंटरप्राइजेज डायरेक्टली कंट्रीब्यूट टू रेजिलियंस अगेंस्ट मार्केट वॉलेटिलिटी इन एग्रीकल्चर। देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया हमारे से, नॉर्मली यहाँ पर पूछा जा रहा है कि छोटे कृषक उद्यम कैसे बाजार की अनिश्चितता से सुरक्षा प्रदान करते हैं। यानी कि अगर कोई स्मॉल इंटरप्राइजेज के बिजनेस में यहाँ पर लगा हुआ है तो मार्केट में कोई भी चेंजेस वगैरह आ जाए तो वो जो है बचा हुआ रहता है। ऐसा क्या रीजन है वहां पर स्मॉल इंटरप्राइजेज का बिजनेस करने में, ऐसा क्या लाभ है जिसके कारण से जो है अगर देखा जाए मार्केट में जो है कोई भी चेंज आ जाए तो जो फार्मर पर कोई खास नुकसान उसका नहीं रहता। तो देखिए बाय इंटीग्रेटेड कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग मॉडल के क्या करते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बना करके रखते हैं जिसके कारण उनको प्राइस जो मिलना है वो मिलता ही है, मार्केट में कोई भी चेंज आता रहे। या दूसरा थ्रू इनकम डाइवर्सिफिकेशन एंड सेकेंडरी बिजनेसेस, या इसके अलावा वाई इंटरनेशनल ट्रेड कंप्लायंस एंड सर्टिफिकेशन, या इसके अलावा वाई एम्प्लॉइंग जेनेटिकली मॉडिफाइड इनपुट्स। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आय के विविध स्रोत और सहायक व्यवसाय बनाकर। स्मॉल इंटरप्राइज में हम क्या करते हैं, छोटी छोटी चीजों को यहाँ पर अपनाते हैं। जैसे लार्ज कोई इंटरप्राइज में हम जाते हैं तो हमें उसको चीज को जो है एक स्टॉक में प्रोड्यूस करना रहता है ताकि वो बाहर भेजने लायक अमाउंट में तैयार हो सके। स्मॉल इंटरप्राइज में क्या है कि आपने लाइफ स्टॉक भी रख लिया थोड़ा बहुत, साथ ही साथ जो है आप यहाँ पर लोकल लेवल पर लाइफ स्टॉक से मिल्क भी बेच रहे हैं, दूध से रिलेटेड प्रोडक्ट भी बेच रहे हैं। इसके अलावा आपने फसलें भी लगाई हुई है, हॉर्टिकल्चरल क्रॉप भी लगाई है, सब्जियां भी लगाई हैं, फल भी लगाए हैं। तो ये जो है वहां पर फायदा रहता है कि आपके पास जो है मल्टीपल प्रोडक्ट्स यहाँ पर रहते हैं, डाइवर्सिफिकेशन आपके पास रहती है, और एक से फायदा ना हो तो दूसरे से आपको जो है फायदा यहाँ पर मिल जाता है। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन देखिए आपके पास 42 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, बस थोड़ा ही समय हमारा और लगेगा और कंप्लीट हो जाएंगे सारे के सारे क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म एडॉप्टेड बाय स्मॉल एंटरप्राइज कंट्रीब्यूट मोस्ट टू कम्युनिटी लेवल सस्टेनेबिलिटी, यानी कि छोटे कृषि उद्यमों द्वारा अपनाई गई सामुदायिक स्थायित्व की रणनीति जो है क्या है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, यानी कि जो एक तरह से रणनीति जो है छोटे उद्यमों द्वारा जो है यहाँ पर अपनाई जाती है वो क्या है। कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड मैकेनाइज्ड फार्मिंग, वो क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड मैकेनाइज्ड फार्मिंग करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेंगे और इसके अलावा जो है वो कॉन्ट्रैक्ट पे क्या ले आएंगे वहां पर, जैसे हमारे पास क्या रहते हैं जो कस्टम हायरिंग सेंटर्स रहते हैं। ठीक है, कस्टम हायरिंग सेंटर से जो है वो किराए पर जो है क्या ले आएंगे, ट्रैक्टर वगैरह ले आएंगे, उससे कृषि करेंगे और जो है फायदा कमाएंगे। इसके बाद देखिए इन्वेस्टमेंट इन ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर, ब्लॉकचेन में जो है क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे। कोऑपरेटिव स्टोरेज एंड शेयर्ड इरिगेशन सर्विसेज, यानी कि वो क्या करते हैं, जो एक किसान है अगर एक किसान के पास जो है स्टोरेज के लिए जगह है, दूसरे के पास स्टोरेज के लिए जगह नहीं है और उसके पास किसी और चीज की कमी है, मशीन की कमी है, तो वो एक से मशीन ले लेगा और उसके लिए स्टोरेज रखने के लिए जगह दे देगा। तो ये हमारे पास राइट आंसर यहाँ पर रहता है। ठीक है, ये जो है हमारे पास राइट आंसर यहाँ पर रहेगा। स्मॉल इंटरप्राइजेस में ये देखा जाता है कि कोऑपरेटिव तरीके से लोग जो है यहाँ पर एक दूसरे की हेल्प करते हैं। अगर किसी पास स्टोरेज की जगह नहीं है, स्टोरेज की जगह दे देगा, और दूसरे के पास अगर इरिगेशन के लिए सिस्टम नहीं है, वो उसको इरिगेशन सिस्टम जो है वहाँ पर ड्रेनेज वगैरह के लिए जो है या प्रॉपर इरिगेशन सप्लाई के लिए जो है वहाँ पर क्या कर देगा, कोई ना कोई पाइपलाइन वगैरह हो गया या कोई चैनल हो गया, वो जो है वहाँ पर दे देगा। या मान लीजिए दो ग्रोअर है, उनके खेत बिल्कुल एक साथ है, ठीक है एक साथ है, और एक ही चैनल उनके लिए जाता है, वो किसी का पर्सनल है, तो उसको बोल देगा कि तेरे चैनल के थ्रू मेरे लिए भी जो है मेरे खेत के लिए भी पानी आएगा। तो इस तरह से क्या करते हैं वो कोऑपरेटिव फार्मिंग वहां पर करते हैं स्मॉल एंटरप्राइज में, ये देखा जाता है। इसके बाद देखिए फ्रॉम अ लाइवलीहुड परस्पेक्टिव विच इम्पैक्ट इज एक्सक्लूसिव और मोस्ट प्रोनाउंस्ड इन मीडियम इंटरप्राइजेस, ये आपसे पूछा गया, यानी कि निम्न में से कौन सा प्रभाव केवल मध्यम उद्यमों में अधिक स्पष्ट रूप से देखा जाता है, ये आपको बताना है। सबसे ज्यादा जो है कौन सा यहाँ पर चीज देखी जाती है, कौन से जो मीडियम इंटरप्राइज रिलेटेड जो भी काम करते हैं। देखिए एनहांस्ड डायरेक्ट टू कंज्यूमर सेल रिड्यूसिंग इंटरमीडिएट कॉस्ट, यहाँ पर क्या होता है कि जो पैदा करने वाला होता है, प्रोड्यूसर होता है, वही जो है क्या कर देता है, डायरेक्ट सेल करता है, बीच में कोई भी दूसरा व्यक्ति नहीं रहता, जिसके कारण अच्छा खासा फायदा मिलता है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन पैकेजिंग लॉजिस्टिक्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, तो देखिए राइट आंसर हमारे पास रहेगा ऑप्शन बी। क्या मिलती है यहाँ पर, जब भी कोई इस तरह का मीडियम इंटरप्राइजेस का बिजनेस करता है तो वहां पर उसको पैकेजिंग के लिए जरूरत रहती है एम्प्लॉयज की, लॉजिस्टिक्स के लिए जरूरत रहती है, लॉजिस्टिक यानी कि कंप्लीट जो चैनल रहता है, यानी कि प्रोडक्शन से लेकर के मार्केट तक भेजने का जो एक अच्छा खासा चैनल रहेगा उसे लॉजिस्टिक कहेंगे हम, ठीक है। या डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए भी उसको क्या रहेगा, पर्सन की जरूरत रहेगी। तो ऑप्शन कौन सा, बी राइट आंसर हो जाएगा। एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगी पैकेजिंग के लिए, लॉजिस्टिक के लिए या और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ठीक है। इसके बाद Which technological innovation primarily aid in climate resilient precision farming adopted by large enterprise, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। यानी कि इनमें से अगर हम बात करें तो कौन सी तकनीक जलवायु स्थिर और सटीक खेती के लिए बड़े उद्यमों द्वारा अपनाई जाती है, किस चीज के लिए भाई, जलवायु स्थिर और सटीक खेती के लिए, ताकि जो है किसी भी तरह का जो एनवायरमेंट में कोई चेंजेस आ रहे हैं, एक्सट्रीम आ रहे हैं, ठीक है,
प्रतिकूल परिस्थितियां हो रही हैं तो उसका प्रभाव फसलों पर ना पड़े, इंटरप्राइजेस पर ना पड़े, इसके लिए कौन सी रणनीति वो अपनाते हैं, ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखिए, कोल्ड स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर वो तैयार कर देते हैं, या इसके अलावा ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर की प्रोडक्शन तैयार कर देते हैं, इसके अलावा एआई और आईओटी बेस्ड फार्म मॉनिटरिंग सिस्टम वो अपनाते हैं, या ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म फॉर सेलिंग। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर जो है फार्मिंग बेस्ड आपसे पूछा गया, ठीक है, प्रिसीजन फार्मिंग का कौन सा तरीका अपनाते हैं, तो प्रिसीजन फार्मिंग का तरीका हमारे पास कौन सा आता है, एआई एंड आईओटी बेस्ड फार्म मॉनिटरिंग सिस्टम। वो क्या लगाते हैं, एआई लगाते हैं, एआई का यूज करते हैं, आईओटी का यूज करते हैं, तब जाकर के जो है उनको प्रॉपर तरीके से फसल की हर एक जानकारी मिलती रहती है, मिट्टी की जानकारी मिलती रहती है, इंसेक्ट पेस्ट की, कीट पतंगों की, बीमारियों की जानकारी उनको समय समय पर प्रॉपर तरीके से मिलती रहती है, जिस कारण से वो अच्छे तरीके से अपनी फसल का प्रबंधन और मैनेजमेंट कर पाते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए, what primary challenge arise when small holder farmer become increasingly reliant on large enterprises through contract farming। यानी कि देखिए, जब छोटे किसान बड़े उद्यमों पर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए निर्भर हो जाते हैं तो सबसे बड़ा खतरा यहाँ पर क्या रहता है कि जो स्मॉल एंटरप्राइजेस वाले हैं उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर ली किसी पर्सन से या किसी इंडस्ट्री वाले से, तो वहां पर उनके पास कौन सा जो है सबसे बड़ा खतरा क्या बना रहता है उनके लिए, ये आपको बताना है। इरोजन ऑफ फार्मर ऑटोनॉमी इन प्राइसिंग एंड डिसीजन मेकिंग, कि वहां पर जो प्राइस को डिसाइड करेगा फार्मर नहीं करेगा, फार्मर जो उससे बाहर रखा जाएगा कि डिसाइड करेगा प्राइस, तो खरीदने वाला करेगा, ये होता है भाई वहां पर। या इसके अलावा डिक्लाइन इन फार्म लेवल मैकेनाइजेशन एंड आउटपुट, कि क्या होता है यहाँ पर फिर आप जो है मशीनरी का इस्तेमाल नहीं कर सकते अपने उसमें फार्म में, खेतों में, या प्रोसेसिंग के लिए नहीं कर सकते, किसी चीज के लिए नहीं कर सकते। या एनहांस्ड एक्सेस टू क्वालिटी स्टैंडर्ड एंड सर्टिफिकेशन, या आपको क्या करना पड़ता है, क्वालिटी स्टैंडर्ड को अपनाए रखना पड़ता है, क्वालिटी स्टैंडर्ड को मेंटेन रखना पड़ता है, और सर्टिफिकेशन जैसी तरीकों से या इन जैसी प्रोसेसेस आपको गुजरना रहता है। इनेबिलिटी टू एक्सेस कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ पर जो है आपको एक तरह से क्या नहीं मिलेगा, कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है आपको यहाँ पर नहीं मिल पाता, ये जो है एक तरह का खतरा यहाँ पर रहता है। तो सभी कह रहे हैं, मैक्सिमम कह रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, तो बिल्कुल राइट है भाई यहाँ पर। ठीक है, नॉर्मली जो है यहाँ पर क्या है, ऑप्शन नंबर ए हमारे पास क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यहाँ पर जो है ज्यादातर जो फार्मर है, फार्मर यहाँ पर आनाकानी फिर नहीं कर सकता, जो प्राइस यहाँ पर सेट कर लिया गया है उसी प्राइस के बेसिस पर जो उसको क्या करना रहता है, यहाँ पर बेचना रहता है, अपने प्रोड्यूस को जो है यहाँ पर बेचना रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट कैरेक्टरिस्टिक और कैरेक्टराइज द की डिस्टिंक्शन बिटवीन एग्रोफोरेस्ट्री एंड कन्वेंशनल मोनोकल्चर सिस्टम। एग्रोफोरेस्ट्री और कन्वेंशनल मोनोकल्चर सिस्टम के बीच में कौन सा यहाँ पर एक मुख्य तौर पर डिफरेंस है, कौन दर्शाता है यहाँ पर जो मुख्य डिस्टिंक्शन या एक तरह का अगर हम बात करें फायदा है कि एग्रोफोरेस्ट्री और कन्वेंशनल जो मोनोकल्चर है, मोनोकल्चर से ज्यादा फायदा किसमें है, एग्रोफोरेस्ट्री में है। ऐसी क्या विशेषता है, ऐसी क्या डिस्टिंक्शन है एग्रोफोरेस्ट्री में, ये आपको बताना है। एग्रोफोरेस्ट्री डिपेंड्स सोलली ऑन पेरिनियल, एग्रोफोरेस्ट्री सिर्फ और सिर्फ पेरिनियल प्लांट पर ही, यानी कि जो एक बार बड़े बड़े पेड़ पौधे लगाते हैं उसी पर डिपेंड रहता है, तो ये तो नहीं होगा। एग्रोफोरेस्ट्री यूज मैकेनाइज टेक्निक एक्सटेंसिवली, इसमें ज्यादातर मशीनों का इस्तेमाल होता है। या एग्रोफोरेस्ट्री इंटीग्रेट इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी विद डाइवर्सिफिकेशन प्रोडक्शन, ये जो है एक तरह से इको सिस्टम की सस्टेनेबिलिटी पर भी ध्यान देता है, ताकि किस तरह का कोई प्रदूषण ना हो, नुकसान ना हो, उस पर भी ध्यान देता है, और साथ साथ प्रोडक्शन कैसे बढ़े उस पर भी ध्यान देता है। या इसके अलावा मोनोकल्चर सपोर्ट बायोडाइवर्सिटी बेटर देन एग्रोफोरेस्ट्री, तो ये तो गलत है। एग्रोफोरेस्ट्री करेंगे तब बायोडाइवर्सिटी बढ़ेगी, जैव विविधता कब बढ़ेगी, जब बहुत सारी चीजें होंगी तब जैव विविधता बढ़ेगी। मोनोकल्चर क्या है, एक ही फसल लगा रहे हैं, एक फील्ड में बार बार वही फसल लगा रहे हैं हम, वो मोनोकल्चर है, तो उससे जो जैव विविधता है वो घटेगी, वहां पर मल्टीपल ऑर्गेनिज्म नहीं आएंगे, सिंगल ऑर्गेनिज्म रहेगा, जहां पर अलग अलग स्पीसीज होगी, अलग अलग ट्री भी होंगे, प्लांट होगा, क्रॉप होगा, पास्चर होगा, तो वहां पर ज्यादा होगी विविधता। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यहाँ पर जो है इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी भी बनी रहती है, और साथ ही साथ जो है यहाँ पर क्रॉप प्रोडक्शन भी डाइवर्सिफाइड तरीके से होती है। ठीक है, इसके बाद देखिए, 7 से 8 क्वेश्चन आपके पास बच चुके हैं, बस लास्ट तक क्लास में बने रहिएगा। Which of the following combination correctly represent silvopastoral system with natural barrier and fodder function, ये आपको बताना है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर निम्न में से कौन सा संयोजन एक सिल्वोपास्टरल प्रणाली को दर्शाता है जिसमें जो है चारा और प्राकृतिक बाढ़ दोनों जो है एक तरह से क्या करते हैं, भूमिका दोनों की है, यानी कि एक तरह से वहां पर चारा भी प्रोडक्शन किया जाता है, वहीं पर फेंसिंग भी हमें जो है वहां पर करनी रहती है, नेचुरल बैरियर जो है वहां पर लगे रहते हैं। तो ऐसा कौन सा जो है यहाँ पर स्टेटमेंट है, कौन सा है, कोकोनट बनाना लाइफ स्टॉक लगा दिया, ये जो है इसका एग्जांपल है। या इसके अलावा हमने ल्यूकोसिफेला लगा दिया, ट्री जो रहता है वो लगा दिया, कॉफी लगा दी, टिम्बर लगा दिया। या इसके अलावा सस्पेनिया ग्रैंडिफ्लोरा हमने लगा दिया, या लाइफ स्टॉक या लाइव फेंस लगा दिया। या इसके अलावा अकेसिया
निलोटिका हो गया, एकेसिया जो ट्री होता है फेबेसी फैमिली का, आपने देखा होगा ये पेड़, ठीक है। एक्वाकल्चर कर लिया, एपीकल्चर कर लिया। तो चलिए बताइए सबसे इंपॉर्टेंट मेजर कॉम्बिनेशन यहाँ पर कौन सा रहता है हमारे पास? सी इज करेक्ट, बिल्कुल सही भाई। सभी का देखिए बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है। लगता है सारी की सारी क्लासेस अच्छे से कर लिया सबने। क्या करते हैं? सेस्मेनिया ग्रैंडिफ्लोरा ये लगा लिया। ये कैसा है आपका? नॉर्मली देखा जाए तो ये जो है नाइट्रोजन फिक्सिंग जो है ट्री आपके रहते हैं। लाइव स्टॉक हो गया और साथ में लाइव फेंस हो गया, ठीक है। अगली बात करते हैं, देखिए विच एग्रो फॉरेस्ट्री क्लासिफिकेशन इंक्लूड बोथ शेड टॉलरेंट कमर्शियल क्रॉप एंड अंडर प्लांटिंग ऑफ फूड क्रॉप, यानी कि निम्न में से किस एग्रो फॉरेस्ट्री वर्गीकरण में छाया में पनपने वाली व्यापारिक फसलें और खाद्य फसलों की साथ साथ खेती शामिल है? किस में किया जाता है भाई? यानी कि जहां पर जो आपका क्या लगाई जाएंगी? व्यापारिक फसलें भी जो है लगाई जाएंगी, दूसरा जो है आपका खाद्य फसलें भी लगाई जाएंगी एक साथ। कौन सा सिस्टम है भाई? वो इंटरमीडिएट एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम है, सबसिस्टेंस एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम है, इकोलॉजिकल एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम है, या कमर्शियल एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम है? कौन सा है भाई? यहाँ पर व्यापारिक भी लगाई जाती हैं और साथ में आपकी खाद्य फसलें भी यहाँ पर लगाई जाती है। किस एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम के अंतर्गत ये देखा जाता है? इसका बी बता रहे हैं सारे। तो अनुराग यादव जी कह रहे हैं ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ बिल्कुल, कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हमारे पास रहेगा। देखिए हमने बात की व्यापारिक फसलें की, व्यापारिक फसलें कौन सी होगी आपकी? कमर्शियल एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम, ठीक है। तो ध्यान रखना कौन सा हो गया? कमर्शियल वाला। बी मैक्सिमम लोगों ने कहा, तो बी कैसे हो गया भाई? सबसिस्टेंस होता है। सबसिस्टेंस का मतलब क्या है? सबसिस्टेंस बिल्कुल अलग अलग होता है कमर्शियल से, बिल्कुल अपोजिट है, बिल्कुल उल्टा है। सबसिस्टेंस यानी कि सिर्फ और सिर्फ फैमिली नीड के लिए। तो व्यापारिक फसलें तो हम फैमिली नीड के लिए नहीं लगाएंगे, तो बी तो राइट आंसर नहीं रहेगा, डी रहेगा राइट आंसर। यानी कि कौन सा हो गया? एक तो आपने एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री भी हो गई, और एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री में ज्यादा ध्यान किस पर देना है? कमर्शियल पर भी और साथ साथ अपनी खाद्य फसलों पर भी, ठीक है। तो ऑप्शन बी नहीं भाई, डी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। डी राइट आंसर हो जाएगा। हाँ, सब्सिस्टेंस क्या होता है? ओन कंजप्शन होता है सब्सिस्टेंस, फैमिली नीड के लिए होता है, ठीक है। कमर्शियल इसका उल्टा हो गया, यानी कि फैमिली नीड को चाहे आप फैमिली नीड के लिए भी रखें बट कमर्शियल लेवल पर ज्यादा यहाँ पर सेल करें। इसके बाद देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग टर्मिनोलॉजी एम्फेसाइजेस एफॉरेस्टेशन इन नॉन फॉरेस्ट एंड पब्लिक लैंड फॉर कम्युनिटी बेनिफिट, यानी कि निम्न में से कौन सा शब्द ऐसे वनीकरण को दर्शाता है? यानी कि एफॉरेस्टेशन वनीकरण हो गया आपका, ठीक है। क्या हो गया? एफॉरेस्टेशन। इसके अलावा अगर हम देखिए यहाँ पर बात करें, निम्न में से कौन सा शब्द ऐसे वनीकरण को दर्शाता है जो गैर जंगल और सार्वजनिक भूमि पर समुदाय के हित में किया जाता है? कौन सा रहता है भाई? यानी कि जो एक तरह से क्या लगाया जाएगा? पब्लिक लैंड्स में लगाया जाएगा, और किसके लिए लगाया जाएगा? पब्लिक के ही बेनिफिट के लिए। कौन सी फॉरेस्ट्री लगाई जाती है? फार्म फॉरेस्ट्री, एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री, सोशल, या फिर रिक्रिएशनल फॉरेस्ट्री? देखिए रिक्रिएशनल फॉरेस्ट्री क्या रहते हैं हमारे पास? जहां पर हम थोड़ा सजावट के लिए, ठीक है, सजावट के लिए जो फॉरेस्ट्री तैयार करते हैं। दूसरा हो गया सोशल फॉरेस्ट्री हमारे पास, फिर आता है एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री हमारे पास, फिर आता है फार्म फॉरेस्ट्री, नॉर्मली जो कहां पर खेतों में करते हैं फॉरेस्ट्री, ठीक है। पेड़ लगा दिए खेतों में, वो क्या हो गया? फार्म फॉरेस्ट्री हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपने बताना है कि जो कहां पर पब्लिक लैंड में लगाई जाती है और कम्युनिटी बेनिफिट के लिए लगाई जाती है, वो कौन सी फॉरेस्ट्री आपके पास है। तो काफी सिंपल आंसर है भाई इसका। कौन सा रहेगा हमारे पास यहाँ पर? नॉर्मली अगर हम यहाँ पर बात करें तो बताइए भाई कौन सा जो है राइट आंसर हमारे पास यहाँ पर रहने वाला है? सारे के सारे। काफी लोग यहाँ पर कंफ्यूज हैं, कुछ जो है यहाँ पर आंसर भी कंफ्यूज आंसर यहाँ पर दे रहे हैं। तो बताइए भाई जल्दी से राइट आंसर हमारे पास यहाँ पर क्या रहने वाला है? ठीक है, तो कौन सा रहेगा राइट आंसर? जैसे हमने पहले बात की थी कि जो भी पब्लिक बेनिफिट के लिए लगाए जाते हैं कोई भी ट्रीज हो गया, तो वो किस में आता है? आपका सोशल फॉरेस्ट्री के अंतर्गत यहाँ पर आता है, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा। एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री का मतलब हमारे पास रहता है कि नॉर्मली अगर कोई आपके पास फॉरेस्ट्री एरिया है तो उसको आपने कटाना नहीं है, बल्कि आपने ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी कि और जगह पर आप क्या करें, और ज्यादा एरिया को जो है जंगल में कन्वर्ट करें, यानी कि पेड़ पौधे आप लगाएं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सोशल फॉरेस्ट्री। Which one of the following is not typically a productive function of agroforestry system? इसमें से जो है एग्रोफॉरेस्ट्री सिस्टम का एक प्रोडक्टिव फंक्शन कौन सा नहीं है? सॉइल फर्टिलिटी एनहांसमेंट वो करता है, टिम्बर एंड फ्यूल वुड सप्लाई उससे होती है, तो ये तो है भाई टिम्बर और फ्यूल वुड तो मिलता है। लाइव स्टॉक फोडर प्रोविजन फोडर भी मिलता है। क्लोथिंग मटेरियल थ्रू प्लांट फाइबर्स, तो प्लांट फाइबर्स ये भी जो है हमसे वहां पर क्या होता है? ये भी मिलता है। फ्यूल, फोडर, फाइबर, फर्टिलाइजर, ठीक है, फ्रूट्स वगैरह, वो सारा कुछ क्या होता है? यहाँ से हमें मिलता है।
क्या नहीं होता, मेजर बेनिफिट जो है सॉइल फर्टिलिटी एनहांसमेंट, इसका मेजर बेनिफिट नहीं है हमारे पास, ठीक है। मेजर जो बेनिफिट है वो नहीं है। मेजर बेनिफिट यानी कि की किस लिए जाती है, वो की जाती है हमारे पास यहाँ पर टिम्बर के लिए भी, लाइफ स्टॉक के लिए, फोडर के लिए, क्लोथिंग वगैरह के लिए की जाती है, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ध्यान रखना ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नॉट पूछा गया कौन सा एक बेनिफिट प्रोडक्टिव फंक्शन नहीं है। चलिए अगली बात करते हैं, देखिए इन द कंटेक्स्ट ऑफ स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन इन एग्रोफोरेस्ट्री सिस्टम होम गार्डन टिपिकली रिफ्लेक्ट विच स्ट्रक्चरल पैटर्न। देखिए यहाँ पर जो है अगर हम बात करें तो होम गार्डन में कौन सा स्ट्रक्चरल पैटर्न यहाँ पर फॉलो किया जाता है, स्पेस से रिलेटेड, यानी कि जो हम पौधे लगाते हैं वो कितनी दूरी पर लगाने हैं, किस तरीके से लगाने हैं, क्या प्लांटिंग हमने स्ट्रक्चर ज्योमेट्री क्या रखनी है, स्क्वायर लगाने हैं या किस स्क्वायर सिस्टम में लगाने हैं, या हमने त्रिभुजाकार सिस्टम में लगाने हैं, लगाने कैसे हैं वो, ठीक है। वो जो एक तरह का यहाँ पर पैटर्न होता है स्ट्रक्चरल पैटर्न, होम गार्डन में कौन सा स्ट्रक्चरल पैटर्न हम यहाँ पर अपनाते हैं, यानी कि जो अपने आप के लिए हमने क्या होता है होम गार्डन लगाते हैं। देखिए होम गार्डन आपने देखा होगा कि वहां पर हम जो है कोई भी पेड़ लगा देते हैं, वहां पर कोई ये नहीं है कि फिक्स कि हम एक ही तरह के बहुत सारे पेड़ लगाएं। तो यानी कि कौन सा यहाँ पर रहेगा राइट आंसर, डेंस मिक्स्ड स्टैंड। कौन सा, डेंस मिक्स्ड स्टैंड। नॉर्मली जो आपने देखा होगा कि वहां पर जो है घरों में आपको जो है पेड़ पौधे मिलेंगे, बाउंड्री पे लगे हुए मिलेंगे, और ज्यादातर कोशिश हर कोई करता है कि हर तरह का पौधा जो है उसके घर में लगा हुआ हो, हर तरह का पेड़ पौधे लगे हुए। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए which policy measure is most aligned with promoting equitable agriculture enterprise growth across all enterprise scale। निम्न में से कौन सी नीति सभी प्रकार के, सभी आकार के कृषि उद्यमों के लिए बराबर फायदेमंद यहाँ पर है। कौन सी एक यहाँ पर बेनिफिट है जो सभी के लिए है, कौन सी ऐसी पॉलिसी जो सबके लिए फायदेमंद है, हर तरह के इंटरप्राइज, स्मॉल हो, मीडियम हो, लार्ज हो, हर तरह के इंटरप्राइज के लिए जो है बराबर का बेनिफिट वो प्रोवाइड करता है। ऐसा क्या है हमारे पास इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। देखिए अगर हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पर ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो ऑप्शन क्या है हमारे पास, पहला ऑप्शन कह रहा है एक्सक्लूसिव टैक्स इंसेंटिव्स फॉर मल्टीनेशनल एग्री बिजनेस फर्म, यानी कि केवल बड़े निगमों को टैक्स में छूट देना जो है यहाँ पर रहता है। इसके अलावा बड़े उद्यमों को निर्यात कोटा अनिवार्य जो करना, ये है पॉलिसी का मेजर बेनिफिट जो है। या इसके अलावा किसान हितैषी सब्सिडी और सार्वजनिक निजी भागीदारी, कि क्या करते हैं यहाँ पर किसानों को जो है सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है, और साथ ही साथ जो है यहाँ पर कोई भी प्राइवेट हो या पब्लिक हो उनकी पार्टनरशिप जो है यहाँ पर रहती है। इसके अलावा वैश्विक बाजार में कीमतों पर नियंत्रण करना। तो देखिए मेजरली जो है कोई भी पॉलिसी जो है नेशनल लेवल पर या इंटरनेशनल लेवल पर, जो वैश्विक यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर कंट्रोल तो किसी का नहीं रहेगा। इंडिया की पॉलिसी है तो वो कैसे कंट्रोल करेगी कि नेशनल लेवल पर प्राइस क्या है। तो मेजरली इंडिया में पॉलिसीज क्या चलती हैं, किसी भी एग्रीकल्चरल इंटरप्राइज से रिलेटेड चलती है, पॉलिसी रिलेटेड, क्या चलती है, पॉलिसी रिलेटेड। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। या तो फार्मर को सब्सिडीज वगैरह प्रोवाइड की जाती है तब जाकर वो ऐसी चीजों पर क्या चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। जैसे एग्रो फॉरेस्ट्री पॉलिसी हो गया इंडिया की 2014 की जो पॉलिसी है, तो सबसे पहली पॉलिसी है इंडिया की ही पूरे विश्व में 2014 में बनी है एग्रो फॉरेस्ट्री से रिलेटेड। तो यहाँ पर क्या है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, और दूसरा फार्मर फ्रेंडली सब्सिडी वगैरह जो प्रोवाइड करने वाली पॉलिसीज हैं वो जो है यहाँ पर प्रदान की जाती हैं। इसके बाद देखिए which of the following best exemplifies the value addition role of medium enterprise in agricultural value chain, यानी कि मध्यम कृषि उद्यमों द्वारा मूल्यवर्धन, यानी कि हम क्या कहते हैं वैल्यू एडिशन जब हम कहते हैं, का सबसे अच्छा उदाहरण जो है कौन सा है इसमें, ठीक है। इन्वेस्टमेंट का क्या उदाहरण यहाँ पर है, यानी कि अगर हम कोई एक काम कर रहे हैं तो उसके साथ हम ऐसा कौन सा काम कर सकते हैं जिससे उसकी गुणवत्ता को हम बढ़ा सकते हैं। जैसे कि कोई हमने फसल उत्पादन किया, अब एक तरह से फसल तो हमने मार्केट में बेच दिया, अब उसका और कौन सा हम उत्पाद बना सकते हैं जिसको और अच्छे तरीके से हम बेचें वहां पर, ठीक है। सर प्लीज रिपीट दी पॉलिसी। देखिए जो पॉलिसी क्या है हमारे पास, एग्रो फॉरेस्ट्री पॉलिसी, जैसे मैंने क्लास में भी आपको बताया था कि जो इंडिया ने अपनी 2014 में क्या बनाई है, एग्रो फॉरेस्ट्री पॉलिसी है। तो यहाँ पर कहने का ये मतलब था हमारे पास कि एक तरह से जो भी उद्यम हो, ठीक है, सभी प्रकार के, चाहे मीडियम हो, स्मॉल हो, लार्ज हो, किसी भी तरह के कोई भी इंटरप्राइजेस हमारे पास है, तीनों तरह में से कोई भी इंटरप्राइजेस है, तो उनकी एक तरह से हर एक तरीके से सारे के सारे इंटरप्राइजेस की जो ग्रोथ है, ठीक है, कैसी है, ग्रोथ को यहाँ पर प्रमोट करने वाले फैक्टर कौन से हमारे पास यहाँ पर रहते हैं, जो पॉलिसी हमारे पास ऐसी कौन सी यहाँ पर देखी जा सकती है जो अगर एग्रीकल्चर में किसी भी इंटरप्राइज से रिलेटेड है, तो पॉलिसी में ऐसा क्या होना चाहिए, ऐसी कौन सी पॉलिसीज वहां पर होती है जो उनको बराबर तरीके से जो है हर एक पर अप्लाई यहाँ पर होती है। तो ये आपको यहाँ पर कहा गया है। तो इसका आंसर क्या था हमारे पास कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो है यहाँ पर, यानी कि ऐसा नहीं है कि जो भी हम पॉलिसी या जो भी स्कीम सरकार द्वारा रिलीज की जाती है उसमें सिर्फ कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय ही खेती कर सकता है भाई, तो ऐसा तो नहीं है। तो वहां पर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं चलता, चाहे प्राइवेट सेक्टर आ रहा हो चाहे पब्लिक सेक्टर आ रहा हो, कोई भी हो,
जो भी प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है। अब देखिए सीड कंपनी की ही बात कर लेते हैं। 5th लार्जेस्ट सीड इंडस्ट्री है इंडिया की वर्ल्ड में अगर हम बात करें, यानी कि 5वें नंबर पर जो है सीड प्रोडक्शन होती है पूरे वर्ल्ड में, भारत में ही अगर हम देखें तो, यानी कि 5th लार्जेस्ट सीड प्रोड्यूसर। उसमें भी देखा जाए तो जो पब्लिक सेक्टर है यानी कि गवर्नमेंट सेक्टर की अगर हम बात करें, गवर्नमेंट जो है कम सीड प्रोड्यूस कर रही है, किसका, हॉर्टिकल्चर में अगर हम बात करें सरकार कम सीड उत्पादन कर रही है। जो प्राइवेट कंपनीज हैं, ठीक है, जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो ज्यादा सीड प्रोड्यूस कर रही हैं वेजिटेबल में, और ये जो स्केल है लगभग 1990 के बाद ऊपर को ही बढ़ता जा रहा है। प्राइवेट कंपनी लगभग 300 से 500 तक की प्राइवेट कंपनी जो है इंडिया में करंटली वर्क कर रही हैं। और पब्लिक सेक्टर आप जानते हैं कौन सा हो गया, एनएससी हो गया, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक अकेला एनएससी है, या स्टेट एसएससी या कुछ स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज वगैरह होंगी वो जो है सीड उत्पादन कर लेते हैं। एनआरसी हो गए वो सीड का उत्पादन कर लेते हैं, बट ज्यादा तो कौन इन्वॉल्व है यहाँ पर, प्राइवेट कंपनी है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो यहाँ पर जितने भी हमारे पास ये रहती हैं, ओके, जितने भी सारे के सारे हमारे पास जो है पब्लिक सेक्टर चाहे प्राइवेट सेक्टर, सबकी इन्वॉल्वमेंट जो है एग्रीकल्चर में बराबर है। तो इसलिए जो है पॉलिसीज वगैरह का या जो भी यहाँ पर हमारे पास जो भी स्कीम्स वगैरह आती है वो बराबर अप्लाई होती है सब पे। चलिए ठीक है, देखिए ये क्या कह रहा था हमारे पास क्वेश्चन यहाँ पर, वैल्यू एडिशन से रिलेटेड, कृषि उद्यमों द्वारा मूल्यवर्धन यानी वैल्यू एडिशन का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है। तो देखिए रीजनल फूड प्रोसेसिंग यूनिट इन्वेस्टिंग इन केनिंग एंड मिलिंग, तो ये राइट आंसर हो जाएगा, पहला राइट आंसर हो जाएगा। कैसे, देखिए जो रीजनल फूड प्रोसेसिंग यूनिट है यहाँ पर वो जो है एक तरह से फूड को प्रोसेस तो करे, क्लीनिंग ड्राइंग पैकेजिंग वगैरह में तो रहे, इसके अलावा जो है वो कैनिंग पर जाएं यानी कि प्रोसेसिंग को और ज्यादा करें, मिलिंग पर जाएं यानी कि जो है वो गेहूं को क्या कर रहे हैं, इनलेट कर रहे हैं, वहीं पर गेहूं का आटा बना करके वो क्या करें वहां पर बेचे, ठीक है। तो इस तरह के अगर वो और ज्यादा क्या करते जाएंगे यहाँ पर जो है वैल्यू एडिशन करते जाएंगे, तो इस तरह से अगर हम बात करें तो वो जो है एक्स्ट्रा बेनिफिट यहाँ पर कमा सकते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, देखिए हमारे आज की क्लास का, ये कौन सा है, क्या कह रहा है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ एग्रीकल्चर वैल्यू चेन विच फीचर यूनिकली एंड डिस्टिंग्विशेस लार्ज इंटरप्राइजेस फ्रॉम स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। तो ये आपने बताना है कि लार्ज इंटरप्राइजेस जो हमारे पास रहते हैं, इंटरनेशनल लेवल तक के जो बिजनेस हमारे पास रहते हैं, वो स्मॉल और मीडियम वालों से यानी कि छोटे और मध्यम उद्यमों से किस तरह से जो है वो अलग है, ये आपको जो है यहाँ पर बताना है। स्टोरेज ऑफ पेरिशेबल गुड इन अ कोल्ड चेन, यानी कि यहाँ पर क्या होता है कि जो लार्ज इंटरप्राइजेस है उनमें जो है कोल्ड चेन के थ्रू ही यहाँ पर कोल्ड स्टोरेज, क्रायो प्रिजर्वेशन फैसिलिटी, ऐसी फैसिलिटी जो है वहां पर है जो स्मॉल इंटरप्राइजेस में जो है कम देखी जाती हैं। या ब्लॉक चेन एनेबल्ड एंड टू एंड सप्लाई चेन ट्रांसपेरेंसी जो है लार्ज इंटरप्राइजेस में यहाँ पर देखी जाती है, यानी कि यहाँ पर जो है आपके पास पोर्टल्स मिल जाएंगे, पूरे पूरे स्टैंडर्ड्स मिल जाएंगे, आपका डेटा जो है यहाँ पर पोर्टल में सबको जो है यहाँ पर एक तरह से क्या होगा, दिखना लगेगा। और इस तरीके से देखा जाए तो आपकी जो सेल्स है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहेगी, क्या बिक रहा है, क्या स्टैंडर्ड रखे जा रहे हैं, कितना जो है यहाँ पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट हुआ, तो वो तो सारा का सारा डेटा रहता है। इसके बाद देखिए स्किल डेवलपमेंट फॉर फार्मर इन रूरल कम्युनिटी, कि जो है यहाँ पर लार्ज इंटरप्राइज में स्किल डेवलपमेंट जो है होती है रूरल कम्युनिटी, तो लार्ज इंटरप्राइज रूरल तक नहीं, यहाँ पर स्मॉल मीडियम आते हैं, तो ये भी नहीं होगा। प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपोस्ट एंड लोकल फर्टिलाइजर, तो ये भी जो है स्मॉलर मीडियम में देखा जाता है, लार्ज में नहीं। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, देखिए हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या होता है यहाँ पर, ब्लॉक चेन एनेबल्ड एंड टू एंड सप्लाई चेन जो है यहाँ पर देखी जाती है, प्रॉपर जो भी बेचने वाले हो गए या खरीदने वाले हो गए उनके बीच में प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट्स चलते हैं, प्रॉपर जो है वो एक दूसरे को ट्रांसपेरेंट तरीके से देखते हैं कि कहाँ इसने ओरिजिनेट कहाँ से किया, जो प्रोडक्ट इसके पास रॉ मटेरियल आया तो कहाँ से आया, क्या उसका ओरिजिन स्पेस है, हर एक जगह पर जो है यहाँ पर क्या आती है, ट्रेसिबिलिटी होती है, ट्रांसपेरेंसी होती है हर जगह पर। तो इस कारण से देखा जाए तो ये लार्ज इंटरप्राइजेस का फायदा होता है, क्योंकि अगर कोई चीज एक देश से दूसरे देश तक जा रही है तो वो बिना किसी भी चीज को इंश्योर किए बिना नहीं जाएगी, वो वहां पर क्वारंटाइन करेंगे, हर एक चीज को एनालाइज करेंगे कि जो चीजें हमने मांगी थी, जो स्टैंडर्ड हमने मांगे थे वो फुलफिल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, वो सारी चीजें देखी जाती है, तब जाकर के यहाँ पर क्या होगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है यहाँ पर होता है। तो इस तरह से जो है यहाँ पर जो लार्ज इंटरप्राइज है वो स्मॉल इंटरप्राइज से यहाँ पर अलग होते हैं। जैसे आप लोकल लेवल पर स्मॉल इंटरप्राइज कोई बिजनेस कर रहा है, सब्जी बेच रहा है कोई किसान, तो उसमें हमें पता नहीं है कि क्या ये बेच रहा है, इसने उत्पादन क्या किया, हमें लेने से मतलब रहता है क्योंकि आसपास में वही दुकान है वही बेच रहा है, तो हमें लेने से मतलब है, ये नहीं कि उसने छिड़काव क्या किया उस पर, इस पर कोई किसी का ध्यान नहीं है, बट ये चीजें देखी जाती है, क्या चीजों का छिड़काव किया गया, हर एक रिकॉर्ड जो है वहां पर रहेगा, तो वो जो है आपके पास क्या रहती है, ब्लॉक चेन जो है हमारे पास ये रहती है। ब्लॉकचेन, देखिए ब्लॉकचेन की अगर बात करें तो एक तरह का ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, ये ब्लॉकचेन का क्या है, ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। जैसे कि हमारे पास नॉर्मली स्कीम वाली क्लासेस अगर आपने देखी होंगी तो वहां पर हमारे पास क्या आता है, एपीएमसी, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कॉर्पोरेशन, नेशनल लेवल पर इसको समझते हैं। तो जो एपीएमसी है वहां पर मार्केट की कंप्लीट जानकारी रहती है,
किसान वहां पर जाएगा, उसको पता होगा कौन कौन से जो है वहां पर मंडियों में कौन कौन से जो है बेचने वाले, खरीदने वाले कौन कौन से हैं, तो वो लिस्ट होगी उनकी वहां पर कंप्लीट, वो जो है क्या भाव दे रहे हैं, उस चीज का क्या दाम जो है दे रहे हैं, उस सभी चीजों को वो वहां पर एसेस कर सकता है। यानी कि पूरी पूरी ट्रांसपेरेंसी है कि मार्केट में क्या चल रहा है। तो वैसे ही जब इंटरनेशनल लेवल पर इस तरह के व्यापार होते हैं तो दो जो पर्सन है वहां पर उनके बीच में कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी वहां पर बनी रहती है। तो हम क्या कहते हैं, ब्लॉक चेन जो है इसे कहा जाता है। इफेक्टिव तरीके से जब एक हाई मैनेज्ड सिस्टम के थ्रू और एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम के थ्रू हम क्या करते हैं यहाँ पर बिजनेस कंडक्ट करते हैं तो वो आपका ब्लॉक चेन कहलाता है। ठीक है, तो इस तरह से देखिए कंप्लीट होती है हमारा आज का लाइव सेशन। अगर किसी का कोई डाउट है क्लासेस से रिलेटेड या इस क्लास से रिलेटेड तो वो कमेंट करके पूछ सकता है। बाकी देखिए जितने भी हमने यहाँ पर क्वेश्चन डिस्कस किए, ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको लगे होंगे थोड़े अटपटे से, कुछ थोड़े टफ लेवल के क्वेश्चन भी आपको दिखते होंगे। इससे भी और ज्यादा जो है अपग्रेडेड वे में आपको जो है यहाँ पर क्वेश्चन मिल सकते हैं एमपीपीएससी के ओर से। ठीक है सर, प्लीज डकरी और डिजीज ब्रीड अपलोड करा दीजिए। जी हाँ बिल्कुल करा दी जाएगी, टेबुलर फॉर्म में जो है आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। धन्यवाद बेटा ने जी। चलिए भी बाकी बता दीजिए, अगर किसी का कोई भी डाउट है तो वो कमेंट करके जो है बता सकता है। चलिए भी बताइए, अगर किसी का कोई डाउट है क्लासेस से रिलेटेड या आज की क्लास से रिलेटेड तो अब आप कमेंट करके बता सकते हैं। और हाँ सर, मेरा फर्स्ट डे था तो स्टार्ट कहाँ से करो, देखिए तो आप जो है स्टार्टिंग से ही स्टार्ट कर लीजिए। जो आपकी फर्स्ट क्लास से अभी अपडेट करा के आपको क्लासेस दे दी गई हैं, जो भी न्यू डेटा आया है रिलीज हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपको क्लासेस प्रोवाइड कर दी गई हैं, अपडेटेड दी गई हैं, तो आप जो है वहीं से शुरू कर दीजिए। और जो भी क्लास कंप्लीट करेंगे उसके साथ जो क्लास क्विज आपको मिल रही है उसको जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा, ताकि आपको एनालिसिस मिल सके अपनी कि आपने जो है कितना उस क्लास को समझा है। ठीक है सर, एमपी के एग्रीकल्चर में कब पढ़ेंगे, देखिए जो नेक्स्ट यूनिट है हमारे पास, ठीक है, उसमें हम पढ़ेंगे। जो आपकी नेक्स्ट आती है प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी वाली जो यूनिट है हमारे पास, उसमें हम एमपी के स्टेटस के बारे में पढ़ेंगे कंप्लीट। जैसे हमने इंडिया के एग्रीकल्चर स्टेटस के बारे में जाना, तो एमपी के जो एग्रीकल्चर स्टेटस है उसको हम नेक्स्ट यूनिट में देखेंगे, क्योंकि वो टॉपिक आपका वहां पर दिया गया है। ठीक है, तो जितने भी नए लोग हैं देखिए यहाँ पर, वो रेगुलरली अपनी क्लासेस देखे रहिए, ताकि जो है आपकी क्लासेस टाइमली कंप्लीट यहाँ पर हो जाए। क्विज को अटेम्प्ट करते रहिएगा। और किसी का भी कोई डाउट रहता है अगर, तो आप डाउट लिख लीजिएगा जब भी आप क्लास करेंगे, और जब भी नेक्स्ट लाइव डाउट सेशन होगा तब आप पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई भी क्लास का। फिर ब्लॉकचेन के बारे में थोड़ा बता दीजिए। देखिए नेक्स्ट क्लास में आपको कंप्लीट इसके बारे में एक्स्ट्रा जानकारी दे दी जाएगी। नॉर्मली आपको बता रहा हूँ कि जो एक तरह की कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी के लिए जो कुछ पोर्टल्स वगैरह बने रहते हैं, ठीक है, या जैसे एपीएमसी हमारे पास है, या ई नाम है, देखिए इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट है, तो उसमें जो है कंप्लीट एसेस रहता है। पर्टिकुलरली क्या होगा, जो किसान होगा वो वहां पर जाकर के देख सकता है कि भाव क्या चल रहा है, दाम क्या चल रहा है पर्टिकुलर चीज का। कौन जो एक तरह से आड़ती लोग जो रहते हैं कहाँ पर, मार्केट में, मंडियों में जो आड़ती लोग रहते हैं जो खरीदते हैं प्रोड्यूस को, तो वो जो है किस दाम से खरीद रहे हैं। ठीक है, वो सारी की सारी चीजों में जो एक तरह से ट्रांसपेरेंसी या प्रॉपर असेसिंग जो है बनाए रखते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, एक तरह से ब्लॉक चेन वो कहलाती है। इफेक्टिव सिस्टम होता है, यानी कि मार्केट तक जो भी प्रोड्यूस यहाँ पर पहुंच रहा है उसमें कंप्लीट ट्रेसिबिलिटी रहता है कि कहाँ से वो आया, कौन पर्सन बेच रहा है, कौन खरीद रहा है, क्या भाव चल रहा है, वो सारी चीजें जो है एसेसिबल यहाँ पर रहती है। ठीक है, बाकी कंप्लीट जो है नेक्स्ट क्लास में भी आपको इसके बारे में बता दूंगा, थोड़ा और रिसर्च करके जो इसके बारे में कंप्लीट डिटेल आपको दे दी जाएगी ब्लॉक चेन के बारे में। ठीक है, चलिए भाई, इसके अलावा अगर किसी का कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है। ठीक है, बाकी बार बार आपको ये कह रहा हूँ कि जो भी यहाँ पर फर्स्ट टाइम जो है क्लास ले रहे हैं, तो आपने जो है लाइव डाउट सेशन भी पिछले देख लेने हैं, उसमें भी काफी इंपॉर्टेंट। अगर पूरे पूरे डाउट सेशन आपने नहीं देखने हैं तो आपको जो वहां पर उसकी पीडीएफ मिली हुई है उसमें जितने भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं वो आप देख सकते हैं। बाकी लाइव डाउट सेशन देखने का अगर किसी के पास समय है तो वो भी जो है प्रीवियस लाइव डाउट सेशन देख सकता है, उसमें भी काफी इंपॉर्टेंट डिस्कशन हमारी है। ठीक है, चलिए भाई। ठीक है, तो देखिए इस तरह से आज का जो लाइव डॉट सेशन है हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लाइव डॉट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।